ओके गाइस, नाउ वी विल फर्स्ट रिवाइज की कलम ने एंड में क्या पढ़ा था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, और उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मतलब हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिसके अंदर अपन ऑपरेट कर सकते हैं। सर फ्रेमवर्क बनाने की नीड इसीलिए है कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉइज रहेंगे, स्टेक होल्डर्स रहेंगे, बेसिकली दे शुड नॉट ऑपरेट बियॉन्ड दैट फ्रेमवर्क। एक दायरा बना के रखना जरूरी है, एक लक्ष्मण रेखा बना के रखनी जरूरी है। लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो नुकसान होता है। सिमिलरली अगर मैं एक फ्रेमवर्क नहीं बनाऊंगा तो नुकसान हो सकता है। सो हाउ टू मेक दिस फ्रेमवर्क? फर्स्ट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर। ये स्टेज 1 होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर वी आर। सेकेंड सिचुएशन में अपने को कहां पे पहुंचना है, वेयर वी वांट टू गो। थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस देखेंगे। फोर्थ स्टेप में बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिफ्थ स्टेज के अंदर क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैंने साथ में एक और वर्ड तुम्हें लिखवाया था, सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर और रिव्यू भी करने वाले हैं। याद आ रहा है? ये 5 स्टेज से एक फ्रेमवर्क बनता है। ठीक है, पूरा क्यूमुलेटिव रिवीजन मिड ऑफ द लेक्चर में करेंगे। पहले भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों स्ट्रेटेजी को समझना जरूरी है। आज एक केस स्टडी लेने वाला हूं, उससे और ज्यादा डिटेल में क्लियर होगा। लेकिन अभी यहां पर जो इन्होंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स दे रखे हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। बेसिकली देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ स्वॉट एनालिसिस, SWOT। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये जो स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है ना, दिस आर इंटरनल फैक्टर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन रहता है, ये इंटरनल फैक्टर है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर एक्सटर्नल फैक्टर अराइजिंग ड्यू टू एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं और मैं सक्सेसफुली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं, दैट मींस आई हैव सम स्ट्रेंथ, but government policy is also supporting me, that is opportunity. So something which is beyond the scope, beyond the control of an organization become opportunity and threat, and strength and weakness is internal. अब importance क्या है, strategic management का importance क्या है, you understand your strength and weakness. Similarly, you understand the opportunities and threat which are operating outside an organization. Understanding the strategic management help to enhance and build your strength, while क्या बोल सकते हैं, वीकनेस को इट कट आउट योर वीकनेसेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई तो होगी, पर स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, वीकनेस को कम भी करेंगे। सिमिलरली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से वी अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करेंगे और थ्रेट को टैकल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, सिंपल है, सिर्फ ये वर्ड याद रखना, स्वॉट एनालिसिस का। आगे अपन पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहां पर उन्होंने अपने से पूछा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज डिस्कवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपने को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता भी चल जाती है। आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। 2 पॉइंट लिख लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अंडरलाइन करना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। नोटबुक लाए हो? निकल लो, लिखो नोटबुक में। अरे अब तो बना लो रे एक नई नोटबुक, कब खून खोलेगा रे तुम्हारा? नहीं बनाई अब तक, बना ली? देखो वो एंड में आया और उसने नोटबुक बना ली। विशाल देखो, विशाल पेज ढूंढ रहा है एक, उसी के ऊपर SM, OM, कॉस्टिंग, FM सब कुछ लिखता है वो, है ना। चल लिख, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले पॉइंट में लिखना डैश, डिस्कवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, डिस्कवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट पॉइंट डैश। ये कैसे लिखते हो तुम? मेरे को मालूम नहीं, मैं एक बार देखता हूं, बताता हूं तुमको कैसे लिखना रहता है। समझो अपन ने क्वेश्चन दिया इंपॉर्टेंस ऑफ SM, डैश मारना, डिस्कवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब तुम फुल फॉर्म लिखना, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, डैश 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 मार के। एक आंसर यहां पे खत्म होगा, तुम दूसरा क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वो लिख सकते हो तुम, इस तरीके से लिखना है, तुम्हें चार्ट फॉर्म में बनाना है।
अंदर का कंटेंट ग्रामर मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ये की पॉइंट आने चाहिए, अपन की पॉइंट रिवाइज करेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली अपने को लिखते आएगा अंदर। लिखा दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो, डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स in line with, in line, in dash line, in line with strength and opportunities, इन लाइन विथ स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तुमने स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली, तुमने अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया। जो स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटीज है उसके इनलाइन, मतलब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर कोर कॉम्पिटेंसी है, मार्केट भी मुझको सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, नए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए जो मेरी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करें। समझो मैं एक ऐसा बंदा हूं जो रॉकेट साइंस में बहुत आगे हूं, तो मुझे अपने गोल किस चीज में बनाना चाहिए, रॉकेट साइंस, साइंस को लेकर। पता चला मैं किसी और एग्रीकल्चर में चला गया, नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं, डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ऐसे गोल्स और एक ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाओ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मैच करें। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेक चेंजेस, मेक चेंजेस, मेक चेंजेस टू ओवरकम वीकनेस एंड थ्रेट। वापस से बोलते हैं, इंपॉर्टेंस में क्या क्या देखा अपन ने, हमें हमारी स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलती है जो कि इंटरनल है, हमें अपॉर्चुनिटीज पता चलती है, थ्रेट पता चलती है जो एक्सटर्नल है। जो स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटीज है उसके इनलाइन अपन नए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना देंगे, और जो हमने डिस्कवर करी है हमारी थ्रेट और वीकनेसेस है उसको एलिमिनेट कर देंगे। समझ में? 4 पॉइंट समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेक विजन एंड मिशन, मेक विजन एंड मिशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिल्ड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड डायनामिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। पूरा याद करवा दूंगा तुमको, बिल्ड डायनामिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ डैश सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ, पहले तो ये वर्ड समझ लो, सस्टेनेबल और ग्रोथ का मतलब क्या होता है। कोई चीज जो डायनामिक रहती है ना, जो चेंजिंग रहती है ना, उसका स्टेट कंटिन्यूअसली चेंज होते जाता है। यानी कि अगर मान लो तुम गाड़ी भी बहुत तेज चला रहे होते हो ना, एक टाइम बाद समझो 180 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, एक टाइम बाद टायर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेंज होता है और डायनामिक रहता है, स्टेबल स्टेट में नहीं रहता। तो ये बोल रहे हैं रैपिड डेवलपमेंट होती रहेगी, लेकिन उसको भी सस्टेन करके चलना है। ऐसा नहीं तुम अभी जोश जोश में 12-12 घंटे, 15-20 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बाद में बीमार पड़ जाओ। तो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। समझ में? ये लास्ट पॉइंट है। अब इसका मीनिंग समझाता और याद कैसे रखना। सबसे पहले इसको याद करने के लिए स्वॉट एनालिसिस याद करना। स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। पहले पॉइंट में क्या लिखा, आइडेंटिफाई करो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दूसरे पॉइंट में क्या बोला, आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब नए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाओ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों पॉजिटिव वर्ड है, इन दोनों के इन लाइन तुम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। अपनी वीकनेसेस और थ्रेट को एलिमिनेट कर दो। 4 पॉइंट याद रहेंगे, पहला स्ट्रेंथ वीकनेस, दूसरा अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तीसरा स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, चौथा वीकनेस एंड थ्रेट। यह सब करने के बाद अपने विजन और मिशन बनाओ। विजन और मिशन जैसे ही बन गया, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे तुम्हारी सस्टेनेबल ग्रोथ आ जाएगी। देखो वापस से बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को अवेल करो, वीकनेस और थ्रेट को एलिमिनेट करो, नया मिशन और विजन बनाओ, जिससे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी डायनामिक और स्ट्रांग, और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव हो जाएगी। सीक्वेंस में याद रखोगे, आंसर याद हो जाएगा। एक बार देख लो, याद रहेगा क्या तुमको?
अब तुम देखो सर लिखना कैसे इस आंसर को, कीवर्ड्स पे बहुत हाईलाइट है। अगर एग्जाम में इसको लिख के मस्त कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया तुमने तो वो आगे पीछे का पड़ेगा भी नहीं। और तुम ये वाले पॉइंट को अगर अपने आंसर में डालोगे ना, ऑटोमेटिकली एक लाइन अगर बनाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा प्रीफिक्स सफिक्स अपने आप जुड़ जाएंगे। जैसे विजन मिशन, क्या लिखोगे विजन मिशन में? द कंपनी मस्ट मेक, द कंपनी विल मेक, ऐसे वर्ड यूज करोगे, द कंपनी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग विजन एंड मिशन विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन। क्या गलत है इस पॉइंट में? अपने को वर्ड चाहिए था कि कंपनी विजन और मिशन बनाएगी, आगे पीछे का तो जोड़ना है अपने को। उसी तरीके से स्ट्रेंथ वीकनेस में क्या लिखोगे तुम? स्ट्रेंथ वीकनेस, कंपनी आइडेंटिफाइज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब तुमने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी से क्या किया? बेसिकली नए गोल सेट किए। तो आगे पीछे का जोड़ना आसान हो जाता है, अपने को बस पहले कीवर्ड याद करने रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन याद रहेगा, करेंगे अपन इसको, रिकैप भी करेंगे, रिवाइज भी करवाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन है, तुम्हारी इंस्टीट्यूट ने ही पूछा है। कम टू पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 के अंदर क्वेश्चन बैंक के अंदर सेल्फ लर्निंग क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इन ब्रीफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? हाँ वो तो बता देंगे, वो तो हमको आता है। डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी पढ़ना है। फ्रेमवर्क मतलब क्या? दायरा, वो तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। फ्रेमवर्क के अंदर है 5 स्टेज, कौन कौन से? पहला वेयर वी आर, सेकंड वेयर वी वांट टू गो, बाद में ऑल्टरनेटिव्स, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स है उनका इवैल्यूएशन, चौथे में बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना, और लास्ट में उसको इंप्लीमेंट और रिव्यू करना। ये तो हो गया फ्रेमवर्क बनाने का तरीका। चलो फ्रेमवर्क भी बन गया, इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया, अब इसका प्रोसेस क्या है, बनता कैसे वो बता। तूने मेरे को एक फ्रेमवर्क बना के दिया कि ये फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जाना, इसके बाहर नहीं जाना, पर इसके अंदर कैसे बनता है वो बताओ अभी। तो अब अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे कि एक्चुअली बनती कैसे स्ट्रैटेजी। समझ में आया? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क याद है सबको? कल अपन ने किया था, 5 स्टेजेस के अंदर आता है। स्टेज 1 वेयर वी आर मतलब प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस, सेकंड वेयर वी वांट टू गो, तीसरा इवैल्यूएटिंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, चौथा सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, पांचवा इंप्लीमेंटेशन। सीक्वेंस से जाओगे ना, कभी भी कोई स्टेजेस एंड प्रोसेस को अगर तुम सीक्वेंशियली जाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा। दूसरी चीज, एक सेकंड के लिए आंख बंद करके इमेजिन करना कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने कहां हूं ये इमेजिन कर लिया, कहां पहुंचना है वो इमेजिन करना है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, इंप्लीमेंट कर दिया। इमेजिन करोगे ना तो तुम खुद को वो पाथ पे चलता हुआ पाओगे। तो इमेजिन करते जाओ चीजों को, एक एक प्रोसेस को इमेजिन करो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोसेस 5 का है, सॉरी 6 मतलब 6 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रोसेस के अंदर 6 कंपोनेंट आएंगे। ये उसकी समरी है, एंड में ये कॉपी करना रहेगा। पहले ये देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई डिफाइनिंग बिजनेस मिशन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो पहले पता करो तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारा विजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें स्ट्रैटेजी बनानी है, यहां पे सबसे फेमस होटल कौन सा है आसपास में? गणराज। गणराज के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनानी है तो सबसे पहले तुम्हें यह पता करना पड़ेगा तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारा विजन क्या है। बस वेटर ने तुमको जला हुआ डोसा दे दिया इसलिए तुम उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, नहीं चलेगा। अरे तुम सीएमए कर रहे हो तो तुम्हें डिफाइन करने का पड़ेगा तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारा विजन क्या है। तुम्हारा विजन क्या है? तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। मिशन क्या है? सीएमए कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रुप 2 कंप्लीट करना है। और तुम उसने जला हुआ डोसा दे दिया इसलिए उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो क्या ये प्रोसेस पढ़ना जरूरी है इस केस में? नहीं। अगर मेरे को गणराज के खिलाफ अगर एक स्ट्रैटेजी बनानी है और मेरा मिशन विजन बिजनेस ही अलग है, अरे काय को पढ़ने का फिर स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बिजनेस। भाई तू बिजनेस करता कौन सा है, तेरा मिशन क्या है, तेरा विजन क्या है। ठीक है, पता चला तुम एक मैकेनिक हो और तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो टाटा मोटर के अगेंस्ट। गांव तुम्हारे वो नुक्कड़ के बाहर तुमको तीसरा चौथा बंदा जानता नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी पहचान 4 कुत्ते से है, मतलब गली के कुत्तों से है, और तुम बोल रहे हो टाटा मोटर, रतन टाटा को अपन ओवर रूल कर देंगे। चलेगा क्या भाई? नहीं। तू आइडेंटिफाई कर तेरा बिजनेस क्या है, फिर अपने मिशन देख, विजन देख, ऑब्जेक्टिव देख, फिर आगे बढ़। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे ना अपन तो समझ में आएगा। कई बार अपन ये स्टेप से एलिमिनेट हो जाते हैं। अपन स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं किसी के अगेंस्ट,
अपन स्ट्रेटेजी बना रहे कोई क्लासेस के अगेंस्ट, पर पता चला मैं तो उस बिजनेस में ही नहीं हूं, तो स्टेप 1 से ही मुझे पता चल जाएगा नो दिस प्रोसेस इज नॉट फॉर अस। चलो स्टेज 1 क्लियर भी कर लिया अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अपना बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, सब आइडेंटिफाई कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। हमने डिसाइड कर लिया कि चलो यहां पे एक नया क्लास खोलना है, तो हमने हमारा पहले मिशन, विजन, पर्पस सब डिफाइन कर लिया। हाँ हमें क्लास ही खोलना है तो हमें कंपीट करना पड़ेगा। अब इन्वायरमेंट का एनालिसिस करो। इन्वायरमेंट का एनालिसिस मतलब क्या, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का एनालिसिस करो। क्या एनालिसिस करोगे तुम ही बताओ। मैंने तुम्हें बोला था कि अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि अपने कोई क्लास खोलनी रहेगी या होटल खोलना रहेगा, कैसे एनालिसिस करोगे। होटल का दिया था ना मैंने तुम्हें, कैफे खोलना रहेगा। समझो अपने को यहाँ पे एक नया कैफे खोलना है, नया होटल खोलना है, यहीं पे रेस्टोरेंट खोलना है। अब तुम मुझको बताओ, हमने हमारा बिजनेस को डिफाइन कर, यस वी वांट टू एंटर इनटू होटल इंडस्ट्री, मिशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव सब डिफाइन हो गए। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या करेंगे, स्टूडेंट रोज प्रेस्टीज पे कितने आते हैं, क्या स्टूडेंट का यहां पे आना नहीं आना तुम्हारे हाथ में है या नहीं है, नहीं। सो दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। ये अपॉर्चुनिटी या थ्रेट का काम कर सकती है। अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो अपॉर्चुनिटी, कम स्टूडेंट है तो थ्रेट। दिस इज आउटसाइड अवर कंट्रोल। अच्छा खाना बनाना, ये भी तो है। अच्छा खाना बनाओगे तो ही कस्टमर रिटेन होगा। अच्छा खाना बनाना क्या अपने हाथ में है या नहीं, ये अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का काम कर सकती है। तो यही इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो। तुम बोलते हो यहां पर अच्छा रेस्टोरेंट डालेंगे, लेकिन तुमको कर्ची चलाना भी नहीं आता और तुम्हारे पास स्टाफ में भी कोई नहीं, कैसे चलाओगे। डिफाइन तो कर लिया, मेरे को बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चेन को आगे ले जाना है, लेकिन कैसे, ना यहां पे स्टूडेंट आते हैं, ना अपने को खाना बनाना आता है, कैसे चलेगा। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का एनालिसिस होगा। ऐसे स्ट्रेटेजी बनती है धीरे धीरे। अपन देखो बनाएंगे 6 स्टेज पे, अपन 6 स्टेप पे क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बन जाएगी अपनी। पहले स्टेप में क्या किया अपन ने, अपना बिजनेस आइडेंटिफाई किया, वी आर इनटू फूड इंडस्ट्री। हमने हमारा मिशन एंड विजन डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि कम से कम 500 स्टूडेंट्स को डेली यहां पे खाना सर्व करेंगे विद इन 1 ईयर। हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, हमारा मिशन सेट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने किया इन्वायरमेंटल एनालिसिस। व्हाइल डूइंग इन्वायरमेंटल एनालिसिस, क्या मैं अकेला होटल डाल सकता हूं, चलो अपन सब टीम है, टीम अपन मिलके होटल डालते हैं। अपन सोच रहे हैं कि अपने को एक बिजनेस करना है, होटल डालते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस करके क्या पता चलेगा, क्या प्रेस्टीज पे काफी स्टूडेंट्स हैं, है ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, होटल डालना चाहिए। क्या यहां पे और भी बहुत सारे होटल्स हैं, क्या उनको बंद करना मेरे हाथ में, नहीं, तो वो थ्रेट का काम कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस चल रहा है। अब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तुम बताओ, हमारी क्या स्ट्रेंथ रहेगी, ऐसा क्या यूनिक देंगे हम। कॉम्बो पैकेज, तुम्हारे दिमाग पर ऐसा चढ़ चुका है ना, कॉम्बो कॉम्बो, क्या कॉम्बो पैकेज देगा कि जीएसटी की क्लास के साथ एक मील फ्री, क्या देगा, चाय के साथ कॉफी फ्री। हाँ, गाड़ी की चाबी के साथ गाड़ी फ्री कर दे तू तो, हद है इसकी। देखो चाय के साथ कॉफी फ्री, बोलो क्या करोगी। क्वालिटी, क्वालिटी बेटर देना, चलो ठीक है, वो तो हर कोई देना चाहता है, और क्या करोगे। पहले तो अपन सब लोग, अपन ही लोग हैं समझो जिनको होटल ना, खाना कितने लोगों को बनाना आता है, अच्छा खाना, टेस्टी, जिसमें मैगी को काउंट नहीं करते खाने में। तुम तुम्हारी प्रोफाइल में कुकिंग लिखते हो ना, मैगी इज नॉट कुकिंग, वो तो कोई भी कर लेता है, उसको हटाए। हाथ देखो, 2 हाथ नीचे हो गए। अभी भी कौन बचा हुआ है, 3-4 लोग बचे। चलो अपने को खाना बनाना आता है, तुमको नहीं आता, आता है वसुंधरा, नहीं खाना खाना आता है, बटाटे की सब्जी, तो तुम क्वालिटी डिपार्टमेंट में चले जाना, खा खा के खाना टेस्ट करना। चलो टीम बन रही है अपनी, उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट, अच्छा टेस्ट का तो सेंस है ना तुमको, अच्छा खाना क्या है समझ में आता है, खा लेती हो कुछ भी नहीं ना, तो उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में डाल दिया। अभी ये 4 लोग हैं, 4 कुक का क्या करेंगे अपन, अपने को इतने तो चाहिए नहीं। फिर अब हाँ, अभी शॉर्टलिस्ट, अबे शॉर्टलिस्ट, अच्छा शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसमें से 2 लोग एलिमिनेट हो गए। हमें ज्यादा लोग भी नहीं रखने, ज्यादा लोग रख लिए तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। 2 लोग सिलेक्ट हुए, 2 लोग अभी भी खाली बैठे, कैसे जस्टिफाई करोगे तुम अपने आप को। कौन सी फील्ड में, अरे होटल में अकाउंटिंग नहीं होती, 40 रुपए दे थाली ले, बस इतना ही है, काहे की कोई अकाउंटिंग नहीं है। हाँ
बता ना, अभी अपने को यहां निकलना है। अरे मेरे ऊपर भी डाउटफुल है, मेरे को भी निकाल दो तुम 5 मिनट में, अच्छा बिजनेस मिल जाए तो मेरे को भी प्रूव करना पड़ेगा किस काम का हूं मैं। तो ग्रोसरी सुबह परचेस कर सकते। तू जरा सोच, इतने मालिक हो जाएंगे, इतने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपने बीच में क्या चाहिए, काम के लोग चाहिए। वसुंधरा को भी निकालने वाले अपन, रुको तुम 5 मिनट रुको, एक बार खाना अच्छा बन गया ना उसको भी निकाल देंगे। जरूरी है, इतने लोगों के बीच में प्रॉफिट थोड़ी तय करना है, तुम्हें भी बताना पड़ेगा तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। चलो एक बंदा लगेगा कैशियर, जिसको कुछ नहीं आता उसको कैशियर बना सकते हैं अपन, लेकिन भरोसे वाला होना चाहिए। नहीं तो पता चला 50 रुपए दिए 40 रुपए की थाली कैलसी में कर रहा है, 50 - 40 10, और उस सामने वाले ने बोला कि छुट्टे नहीं है वगैरह, तो ऐसा वाला नहीं कैशियर आता, उतना मैथ जम जाएगा। चलो ये बन गई कैशियर, इसका काम फिक्स है। उसको देख के कस्टमर आएंगे, ठीक है, उसका उसका रोल फिक्स हुआ। अभी तुम दोनों का फिक्स हुआ। अनिकेत तुम्हारा नाम क्या? विशाल। विशाल कितना अच्छा लगता होगा, विशाल विशाल मिलके विशाल सर की क्लास देखते होंगे। विशाल अनिकेत और मयूरेश, विशाल अनिकेत और मयूरेश की पोजीशन फिक्स हो गई है। अथर्व ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। बहुत सही प्लान है, पान पट्टी होटल के बाद जमेगा जमेगा, कर ले, चल मिल गया तेरे को। अरे सही है, बहुत होता है। हाँ, चाय पान वहीं पे बेचने का, बढ़िया। अरे अपने से ज्यादा कमा लेगा उसको। चल तू भी हमारी टीम में आ गया। और बताओ और बताओ, अभी 1 2 3 4 5 6 लोगों के पास कुछ काम नहीं है। सर्विंग करना, वेटर बोलो, वेटर बन गई, एक वेटर भी मिल गया। चलो फर्स्ट कितने, देखो तुम्हारा भी साथ में टैग अलोंग लेकर चल रहे, उसको नहीं करना वेटर वाला काम। चलो ये चंद्रकला का हो गया। डायरेक्टर चाहिए बोले, चाहे थोड़ी बना रहे अपन जो डायरेक्टर बना रहे, हाँ ना, कुछ करेगा नहीं डायरेक्टर, मालक डायरेक्टर, ये अलग ही चल रहा है, सभी मालक हैं। क्या चले, क्या चलेगा, मालक? अरे सभी मालिक है, अपन सब मिलके डिसाइड करेंगे, इक्वली पैसा भी लगाने वाले हैं। मैनेजर, ठीक है, एक मैनेजर, ठीक है, एक लीडर की सच में जरूरत थी जो कोऑर्डिनेशन कर सके, बराबर हर चीज में परकुलेट कर सके, बन गई वो। तुम तीनों का डाउटफुल है अभी, हाल फिलहाल उसको खाने के लिए रखा है अपन ने, पर डाउटफुल है उसकी भी पोजीशन। हाँ वो देखो ना, तू, मेरे को मालूम है तू क्या देना चाहता है उनको काम, मेरे को पता है, बर्तन वर्तन ही बाकी है, वो दे रहा है वो। सोचो अपनी जगह, सोचो भाई। सर आपकी जगह ही अभी खतरे में, पहले तो बताओ। मैं बिजनेस लाके दूंगा, मेरा काम यह है, मैं बिजनेस लाके दूंगा। मैं कंटिन्यूअसली यहां घूम के इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते रहूंगा। अपॉर्चुनिटी रही, अगर लगता है कि वो जगह पे ब्रांच ओपन करनी चाहिए, टाई अप करने रहेंगे, वो करूंगा। क्लासेस के साथ टाई अप करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटीज लाके दूंगा तुमको, बिजनेस लाके दूंगा। तो मेरा काम तो ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, तो ये स्ट्रेटेजी डाल दी। 3 लोग अभी भी देखो मुश्किल में हो, बिजनेस चालू करना है। विशाल, वहां थाली सिस्टम में ऑर्डर नहीं रहता, जो बना है खा। उसको आलू खाने नहीं थे तो भी खाने पड़े उसको, कौन ऑर्डर लेता है आजकल। हाँ एडवर्टीजमेंट, वही मेरा ही काम है ना, एडवर्टीजमेंट। अरे तो मैं डायरेक्शन दूंगा, रुक रहे तू उनको, अच्छा ठीक है, मैं किसी को डायरेक्शन दे दूंगा, ये दिन भर थोड़ी कैश गिनता रहेगा। होटल बंद होने के बाद इसको बोलूंगा जा पैम्पलेट प्रिंट करवा दे, फोन वगैरह पे करवा दिया करूंगा। तो लीड कहाँ, बोल भाई। हाँ हो सकता है एक बंदा उसके लिए डेडिकेटेड, किसको चाहिए काम, 3 लोग बचे हो तुम, वसुंधरा को मिल गया वो काम। देखो उसकी पोजीशन पे कैसी डरी हुई थी, काम मिलता है नहीं मिलता, मिल गया। हाँ बिजनेस, ऑनलाइन फूड अगर ऑर्डर आता है तो वो उसको मैनेज करेगी सारा। कैशियर नहीं कर सकते, कैशियर तो अपना बिजी रहेगा, पैकिंग करना भी रहेगा, वो कर देगी। सफाई का बोला ये बेचारी करेगी। तुम्हें काय के लिए रखा था, मैनेजमेंट। ये मैनेजर रखी तो, हाँ अरे ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी तो है। अरे बुराई कुछ नहीं है, अल्टीमेटली सारा प्रॉफिट होटल में अगर सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसको।
अच्छा है, बाहर घूम भी सकता है, उसको भी घुमा सकता है, गाड़ी के पीछे बैठ जा, वो भी खुश रहेगी, दिन भर घुमाता है। कौन बनना चाहता है? सोच रहे हैं, देखो अभी। चलो विशाल बन गया, अच्छा ये बन गया, अब काम खत्म भाई, तेरे लिए जगह ही नहीं बची, अब बस उसका हाथ ऊपर करवा दिया तूने, तो वो दूसरा बिजनेस करेगा, वो कॉम्पिटिटर बनेगा, फिर से ये सारे एनालिसिस करेगा, नए लोगों को पकड़ के आएगा, पर इस बार काम रख लेना अपने पास, नहीं तो वो लोग भी निकाल देंगे। क्या हुआ अब अपना ये बीच में अपन ने क्या किया, जो भी स्ट्रेंथ थी, वीकनेसेस थी, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, थ्रेट्स को कम करने के लिए अपन ने टीम वर्क कर दिया। हमने स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें मेरा भी रोल क्या रहेगा, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स रहेगी, ठीक है, हमारी कंपिटेंसी, कोर कंपिटेंसी रहेगी, उसको इवॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप रहेगा इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन विच वी विल डू द इन्वायरमेंटल एनालिसिस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। किस लिए? टू आइडेंटिफाई द चेंज इन एनवायरमेंट। पता चला हमारे होटल के आने से, ध्यान देना एक एक पॉइंट, हमारे होटल के आते से ही सबने अपना प्राइस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसका भी एनालिसिस करना पड़ेगा। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी होटल डालने से पहले ही अपने को सोचना पड़ेगा कि अगर हम इतना पॉश होटल डालना चाहेंगे, यहां पे रेस्टोरेंट डालने की कोशिश करेंगे, तो दूसरा जन उसका रिटेलिएटरी स्ट्रैटेजी, जिसके कल मैंने एक स्ट्रैटेजी के लिए एक वर्ड यूज किया था, रिटेलिएटरी के लिए एमर्जेंट स्ट्रैटेजी वो अपना सकते हैं। समझ में आया? हमने तो हमारी सोच से एक स्ट्रैटेजी बनाई, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, पर उसका रिटेलिएटरी आ सकता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। चेंज, आइडेंटिफाई द चेंज इन, हमारे आने के कारण क्या बदलाव आ जाएगा यहां पे। सेकंड, आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड फ्यूचर थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। पता चला हमने विशाल को ही निकाल दिया है, तो ये थ्रेट बन गया हमारे लिए, सारी इंफॉर्मेशन तो इसने ले ली, नया होटल डाल दिया, उसके बाद हमारी बुराई करे जा रहा है, और इसको हमारे बारे में सब वीकनेसेस मालूम है, तो हमें फ्यूचर की भी वीकनेसेस और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें विशाल का पत्ता कट करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक गिरना क्यों ना पड़े। बराबर है कि नहीं? क्या कर सकते हो तुम? देख ले, देख आज ही पता चल जाएगा दोस्त है या सांप है ये सब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर थ्रेट्स को भी एनालाइज करना पड़ेगा। लास्ट है एसेस क्रिटिकली इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इन्वायरमेंटल एनालिसिस में बाहर का भी एनालिसिस करेंगे, एक्सटर्नल का, इंटरनल का भी करेंगे, हमारे कारण जो चेंज आने वाला है उसका भी एनालिसिस करेंगे, सामने वाला क्या रिटेलिएटरी फ्यूचर में एक्शन ले सकता है उसका भी एनालिसिस करेंगे। सो इन टेक्निकल वर्ड वी विल आइडेंटिफाई द चेंज इन एनवायरमेंट, we will critically examine our own strength and weakness, हम हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस चेक करेंगे, हमारे कारण, मार्केट में आने के कारण क्या चेंज होगा उसको भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी का ही नहीं, फ्यूचर का भी एनालिसिस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? एनालिसिस क्या होगा, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम हमारा एनालिसिस करेंगे पहले, बाद में हमारे कारण हम एंट्री मारेंगे तो उसके कारण क्या चेंज होगा उसका एनालिसिस, प्रेजेंट का भी करेंगे, फ्यूचर का भी करेंगे, तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, आइडेंटिफाई द बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई कर लिया, हो गया। दूसरे स्टेप में इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे, इंटरनल का, एक्सटर्नल का। एनालिसिस कैसे करेंगे, पहले खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस करेंगे, हमारे मार्केट में आने का जो चेंज होगा उसका एनालिसिस करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे, फ्यूचर भी करेंगे। लिखो ये पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, strategic management process। स्टेप 1, वो जो ग्रीन कलर में लिखा है ना ऊपर को, एज इट इज लिख दो। लिखा आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग बिजनेस मिशन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। हम क्यों है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, इसका इवैल्यूएशन करेंगे। समझा क्या? ओके। दूसरा स्टेप है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, डैश मार के लिखना, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इसी के अंदर सब पॉइंट्स बनाना, उसी के नीचे 3 अलग कलर के डॉट बनाना। अगर तुम ऐसे डैश 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 लिखते हो ना, तो ये वाले डैश के नीचे ऐसे डॉट बनाना, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें इसका सब पॉइंट है। पहला वाला क्या लिखोगे, पहला लिखो एसेस
SS, ASS, SS, own strength and weakness. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उसको SW भी लिख सकते हो, तुम्हें याद हो जाएगा धीरे धीरे। अपन स्वॉट के स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी बार बार यूज करेंगे, तो SW। सेकंड, आइडेंटिफाई द चेंज इन एनवायरमेंट, आइडेंटिफाई द चेंज इन एनवायरमेंट, हमारे कारण क्या बदलाव आया लोगों में। तीसरा, आइडेंटिफाई फ्यूचर एंड प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को OT लिखना, OT। अनिकेत समझ रहा है? कोई अटक गया? इंटरनल एक्सटर्नल के बाद से नीचे ऐसे डॉट बना, वो वाले पॉइंट के नीचे, और लिख SS, ASS, SS, ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, SW। दूसरा, आइडेंटिफाई चेंज इन एनवायरमेंट। क्या लिखा मैंने सेकंड पॉइंट, पढ़ के बताएगा कोई? आइडेंटिफाई चेंज इन एनवायरमेंट। हाँ, तुम समझ लोगे, अब मैं 10 मिनट बाद पूछूंगा क्या लिखा मैंने वो। तीसरा है आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, OT। दो स्टेज क्लियर हुआ, अपने 2 स्टेप क्लियर हुआ। पहला वाला बिजनेस को समझो हम क्यों हैं, बाद में एनालिसिस करो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन, रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अथर्व बोलता है पान पट्टी में नहीं खोलूंगा क्योंकि पान पट्टी पे तो सिर्फ लड़के आते हैं, मैं गोलगप्पे वाला बनूंगा, मैं पानी पूरी बेचूंगा क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तब सर्व होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चले जाएगा। इसने खुद की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज कर दिया। सीए में तो बनना ही नहीं है किसी को, यहां पे किसी को गोलगप्पे वाला बनना है, किसी को पान वाला बनना है, किसी को डिलीवरी बॉय बनना है, क्या चल रहा है। तो ठीक है, अथर्व ने क्या बोला, आई एम गोइंग टू रिवाइज माई डायरेक्शन, मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। चलो गर्ल्स कॉलेज किधर है, उस तरफ ही खोलेंगे अपन। तो वो चला गया। इसके जाने के कारण अपने यहां एक वैकेंसी भी क्रिएट हुई और अपने पास एक प्लेस है जो वेकेंट रह गई है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, खुद को रिवाइज करना पड़ेगा। 2 तरीके रिवाइज करने के करंट सिनेरियो के अंदर, या तो उसकी रिप्लेसमेंट पे कोई ले आया जाए या तो वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाए। जो भी है अपने को रिवाइज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन को। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और काम कर रहा हूं, मेरा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, मैंने इन्वायरमेंटल का एनालिसिस भी कर लिया, पर मैं करता हूं जॉब, मैं आज जॉब करता हूं, मुझको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, मैंने वो बिजनेस का इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी कर लिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, खुद को रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि टाटा मेनली किसमें, ऑटोमोबाइल में, FMCG में भी है, उसके बहुत सारे गुड्स आते हैं। टाटा की टी भी आती है, उसकी वॉचेस भी आती है, उसकी ज्वेलरी भी आती है तनिष्क वगैरह में। तो वो मल्टीपल वेराइट सेक्टर के अंदर है। समझो, छोड़ो, चितले का एग्जांपल लेते हैं, सबने खाई है उसकी भाकरवड़ी। अब उसका एग्जांपल लेते हैं, वो किस बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री के अंदर है, वो भी मेनली पैक्ड फूड वगैरह, जो थोड़ा जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है। तो उसका बिजनेस विजन मिशन क्या है, उसको बनाना है कार बनानी है, उसको बनानी है कार। उसने इन्वायरमेंटल एनालिसिस करके पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बूम आने वाला है, भाई मेरे पास पैसा भी है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चिटले को उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, नया डायरेक्शन देना पड़ेगा। समझ में? थर्ड स्टेज क्या रहेगी, अब तुमने सोच लिया है ना कि हाँ पहले 2 स्टेप क्लियर हो गए, अब मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। डिड यू गेट दिस पार्ट? लिखो नेक्स्ट, रिवाइज ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। डैश मार के लिखना उसके आगे, थ्रू स्वॉट एनालिसिस। थ्रू स्वॉट एनालिसिस याद हो जाएगा तुम्हें, वर्ड बार बार यूज करने वाले। थ्रू स्वॉट एनालिसिस समझ में आए ये चीज? अब अपन उसको रीड करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने बोला अ थरो एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, पिनपॉइंट इट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। दिस कैन ऑफन हेल्प मैनेजमेंट टू रीअफर्म और रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। वही उन्होंने बस सेंटेंस फॉर्म में लिखा। मैंने भी तुमको ये लिखा है, रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन थ्रू स्वॉट एनालिसिस। समझा?
अभी तक हम कहां तक पहुंचे? हमने हमारा बिजनेस विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल डिसाइड कर लिए, इन्वायरमेंटल का एनालिसिस हो गया, उस हिसाब से खुद को रीस्ट्रक्चर भी कर लिया कि अब मुझको कार बनानी है, अब मेरे को होटल डालना है, ये चीज डिसाइड हो गई, मैंने खुद को भी रीअसेस कर लिया, रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव एंड चॉइसेस। अब यहां पे मैं कर रहा हूं सीएमए, मुझको डालना है होटल, मैंने खुद को रिवाइज करना है, ये तो मालूम है, ये तो फिक्स हो गया। अब मैं खुद को यहां पर हूं, वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू बी। यहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। क्या क्या चॉइसेस है? अपन सब सीएमए कर रहे हैं, अपने को होटल डालना है, मतलब डालना है। अब क्या तुम्हारे पास चॉइसेस है? कैसे करोगे? घर वालों को कैसे कन्विंस करोगे? तुम तो बोल देना मेस का खाना अच्छा नहीं मिलता इसलिए मैं ही डाल रही हूं एक मेस। आधे घर वाले तो ऐसे ही मान जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। अनिकेत क्या करेगा? विशाल कुछ नहीं सोच सकता, विशाल दूसरा बिजनेस ही सोच रहा है, वो वाला विशाल, वो अलग ही बिजनेस में। क्या सोचा? सबसे पहले तो सुपारी देगा हम सबकी। हाँ, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी? किस चीज के लेकर तू सोच रहा है हमारे खिलाफ? एक एक को तोड़ने का टीम प्लेयर, जैसे वो बिचारी का जॉब हमेशा खतरे में रहता है, पहले उसको लेने का अपनी तरफ, बाद में ये बोले कि मैं होटल में सर्व कर करके थक गई हूँ, इज्जत नहीं मिल रही, इसको ले लेने का धीरे से। बाद में रात को पौवा पिला देना वो वाले विशाल को, वो तेरे कंट्रोल में आ जाएगा, बोलना तेरा भी नाम विशाल, मेरा भी नाम विशाल, चल अपन होटल डालते हैं। होटल हमारा हिल जाएगा तुरंत तेरा अगले दिन। जैसे रहता है ना आबाद सा ढाबा, उसके सामने न्यू आबाद सा ढाबा खोल देते हैं, इस तरीके से बस वो कर देना, हमारे होटल का नाम रहेगा, तू बस उसे आगे न्यू लगा देना। हाँ, क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है? देखो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या क्या रहेंगे अपने पास। या तो पूरी तरीके से सीएमए छोड़ना पड़ेगा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अपन आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देंगे कि इस टाइम पे तू करना, इस टाइम पे तू करना। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है उसका इवैल्यूएशन करना। पहले 3 स्टेप में अपन ने क्या देखा? अपना मिशन आइडेंटिफाई किया, इन्वायरमेंटल का एनालिसिस किया और खुद को रीडायरेक्ट भी कर लिया। अब ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल होगा फोर्सेस से, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव एंड चॉइसेस। क्या क्या चॉइसेस है तुम्हारे पास वहां तक पहुंचने के लिए, इसका इवैल्यूएशन स्टेप 4 में होगा। अनिकेत समझ रहा है? क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे? या तो पूरा सीएमए छोड़ देंगे, या तो अपन टाइम स्लॉट असाइन करेंगे, या तो अपन एक ऐसे बंदे को रखेंगे जो ये सारी चीजें मैनेज कर सकता है और हमें सिर्फ होटल का ओवरव्यू करना पड़ेगा। अभी देखो, तुम दो थे, तुम 2 कुक थे, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा, कुक इज नॉट अ बैड जॉब, अपने यहां बहुत खराब तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है पर बहुत अच्छा जॉब है। तुम्हें मालूम है यूएस वगैरह में लोग ड्राइवर बनने के लिए तरसते हैं। अब उनके ट्रक भी वैसे होते हैं, खैर अपना ट्रक देखो तो कैसे रहते हैं। खैर वहां लोग ड्राइवर भी बनना चाहते हैं। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी होगी? अपन बोलेंगे कि ये विशाल अगर पढ़ रहा होगा तो ये विशाल को ले आएंगे, तो अपन 2 कुक एक्स्ट्रा रख लेंगे। समझ में आ गया? सारी चीजें तो मैनेज हो जाएगी पर कुक को मैनेज करना पड़ेगा, तो अपन वेरियस ऑल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर, ये प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या होता है? स्टार्ट में कुछ इन्फ्यूज करना, एंड में कुछ निकालना। अगर प्रोसेस में से एक भी चीज रुक गई तो क्या होगा? आउटपुट नहीं निकल के आएगा। माने ये 6 के 6 जो स्टेप्स है, ये प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर एक भी स्टेज में ना हो गया तो तुम एलिमिनेट हो गए, स्ट्रेटेजी फेल। तो हमने पहले इन्वायरमेंट का, सेकंड स्टेज में इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया, तीसरी स्टेज में हमने रिवाइज किया खुद को, और चौथी स्टेज में अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करेंगे। समझ में आ रहा है? We'll read this one. Many alternative strategies are formulated based on the possible option and in the light of organizational analysis and environmental appraisal. Alternative strategy will be ranked based on strength, weakness, opportunities, and threat. The best strategy out of the alternative will be chosen. In short, we will evaluate various strategy and choose that strategies in which the SWOT एनालिसिस हेल्प अस। हमें हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से वैसा ऑल्टरनेटिव चूज करना है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। डिड यू गेट दिस पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव एंड चॉइसेस। स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव एंड चॉइसेस। समझा?
नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। भाई तूने क्या क्या कर लिया, अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव मिशन गोल सब डिसाइड कर लिया, इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर लिया, खुद को रीडायरेक्ट कर लिया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेके चूज कर लिया, अब इंप्लीमेंट कर। नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंटिंग। ठीक है, स्ट्रेटजीज पेपर पे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पेपर पे लॉस नहीं दिखता, तो अब एक्चुअल होगा इंप्लीमेंटेशन। रियल इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, अबव फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी विल नाउ बी इंप्लीमेंटेड। और नेक्स्ट स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो है इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते रहना चाहिए अपने को। समझ में आ रहा है? एक बार अगर मान लो तुम समझो तुम्हें सब्जी बनानी है किसी को, तो ऐसा नहीं कि सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के छोड़ देते हो, उसको कंटिन्यूअसली बार बार हिलाना भी पड़ता है, चेक भी करना पड़ता है, टेस्ट भी करना पड़ता है। इंप्लीमेंट तो कर दिया, उसको अब इवैल्यूएट भी करना जरूरी है। डिड यू गेट दिस? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। डैश मार के लिखना, स्ट्रैटेजी इज पुट इनटू एक्शन। स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। डैश मार के लिखना, उसी के अंदर पॉइंट, हियर हियर मैनेजर विल कम अक्रॉस। मैनेजर तुम लड़की, यू विल कम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम्स। मैनेजर विल कम अक्रॉस, हियर मैनेजर्स विल कम अक्रॉस many problems, like external threat. Here manager will come across many problem like threats। विशाल थ्रेट्स देगा अपने को, वो भी मैनेजर को हैंडल करना, तुमको संभालना है। आप देखो कैसे करते हैं। दूसरा है स्किल मैनेजमेंट। कल करके उसके हाथ से टेस्ट ही चला गया, निकेत के हाथ से, वो खाना अच्छा नहीं बना पा रहा, वो भी तुमको ही मैनेज करना है। तुमको लग रहा था सर मैनेज कर लूंगी, देखो अब क्या क्या मैनेज करना है। ठीक है, कंपटीशन, जो कंपटीशन बढ़ेगा उसको टैकल कैसे करना है वो भी तुम बताओगी। सर ये तो आपका काम था ना। हाँ मेरा था, अब तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बना के दे दूंगा, इंप्लीमेंट तुम लोगों को करनी है। सो ये रियल चेक रहेगा बेसिकली। यहां पे जो तुमने सोचा था ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक दिन में एक सब्जेक्ट कर लेंगे, 8 दिन में 8 सब्जेक्ट हो जाएगा, एक साल में सीए में बन जाएंगे, नहीं होता ऐसा। यहाँ पे रियल टेस्टिंग होने वाली है तुम्हारे प्रोजेक्ट की, जो तुमने सोचा है ना उसकी रियल टेस्टिंग होती है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये सारी प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर ये उनका रियल चेकिंग प्रोजेक्ट रहता है। और एंड में वो तुमसे कंटिन्यूअसली फीडबैक मांगते हो। तुमको मालूम है कि कोई भी एप्लीकेशन तुम गूगल पे यूज करते हो, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो नीचे आता है, रेटस 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 आता है। बेसिकली जो ज्यादा ही गुस्से में रहता है ना, वो बराबर उसको 0 रेटिंग देख के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखता है, ये उनके लिए फीडबैक रहता है। तो अब हम हमारा करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? चेक करना। इवैल्यूएट करना मतलब चेक करना। काम सिर्फ चेक करना नहीं है, बिल्ली दूध पी रही है उसको दूध पीने दे क्या, ये इवैल्यूएशन होगा कि हाँ वो दूध पी रही है, गलत कर रही है। मर्डरर मर्डर कर रहा है, वो गलत कर रहा है, अरे रोक उसको, कंट्रोल भी कर। वो खाने में पता चला अनिकेत शक्कर की जगह नमक डाल रहा है, तो तू इवैल्यूएट कर रहा है, हाँ अनिकेत ने गलत किया, मेरे को लग रहा है बहुत गलत किया। तुम बावली तुम ही बोल रहे हो गलत किया इसने बहुत, शक्कर की जगह नमक कौन डाले। अरे कंट्रोल करो ना, यही तो है नेक्स्ट स्टेप में, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। डर गए वो? नहीं ना, अनिकेत से भी नहीं डरना। खाना खराब बनाएगा तो मैनेजर को ही रिस्पॉन्सिबल अपन पकड़ेंगे, और अगर अपने से कोई गलती हो गई तो फिर वो विशाल का न्यू आवासा ढाबा चलेगा। प्लस ज्यादा अनिकेत को डांट दिया तो क्या हो गया, आज ही बोले मैं छोड़ के जाता, वो तो खड़ा ही है बाहर, आजा, वो तो खड़ा ही है ना। बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी है ये, चाल है, गेम प्लान है, कोई सगा नहीं है, सब सांप है। तुम भी देखो फोटो ऐसे, सांप, सब सांप है, सांप जीभ निकाल रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप में देखना, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इट फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजी इन द प्रोसेस in order to improve it and ensure that it functions properly. The manager must understand the process of strategic control and the role of strategic audit.
टू परफॉर्म द टास्क। अभी देखो, बार बार अपन किचन में जाके विशाल और अनिकेत को तंग करेंगे तो उनको सहन नहीं होगा। ये ऑर्डर लेती कुछ और है और वहां पे ऑर्डर कुछ और बोल के आती है और बाद में कस्टमर को डांट देती है कि तुमने ही गलत ऑर्डर दिया था, मैं तो सही लाती हूं, देखो मेरे पर भरोसा करो, मैंने यहां पे लिखा था, कागज पे लिखती भी नहीं है कुछ। वो डिलीवरी बॉय खाना खुद खा लेता है आधा और बाद में आधा लोगों को खाना पहुंचाता है। तुम क्या करती हो? तुम विशाल के साथ चली गई नई टीम में? नहीं ना, अभी हो ना हमारे साथ। क्या करती हो तुम? हाँ, भूल गई वो, निकालो उसको। क्या करती थी वो? ऑनलाइन। हाँ, ये कैश में घपला करता है, ऊपर नीचे करता है। अभी हमको डाउट है, हमको भरोसा पक्का नहीं पता, डाउट है, ऐसे समय जाकर डायरेक्टली बोल रहे तू चोरी करता है ना, नहीं चलेगा, तू खाना खराब बनाता है ना, नहीं, तुम गलत ऑर्डर लेते हो, नहीं बोल सकते। विशाल खड़ा है, तुमको मालूम है कॉम्पिटिटर खड़ा है, वो हर एक को बोलता है आजा। ठीक है, प्रॉब्लम है। इस समय अपने को कंट्रोल भी रखना है, तो यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑडिट होता है। स्ट्रेटेजिक मतलब इनको पता भी ना चले और इनका ऑडिट हो जाए। ठीक है, जैसे वो पड़ोस की आंटी रहती है जो दिन भर देखती रहती है और पूरे मोहल्ले को खबर पहुंचाती है, अपने को कभी ज्यादा शक भी नहीं जाता उस पर, लेकिन उसको सब कुछ पता रहता है, तो वैसा ऑडिट रखना पड़ेगा। समझ में आया? है सबके मोहल्ले में एक आंटी रहती है जो चमगादड़ की तरह बालकनी में लटकी रहती है दिन रात, बारिश हो, धूप आए, बाढ़ आए, आंधी आए, वो वही खड़ी रहेगी, चिपकी रहेगी और सबको सब खबर देगी। और सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ उसी का बेटा रहता है। ठीक है, दिया तले अंधेरा तो होता ही है। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, लास्ट स्टेप लिख दो, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना डैश मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग डैश मतलब नीचे के पॉइंट में लिखना टू इंप्रूव इट, टू इंप्रूव द फंक्शंस लिखो, टू इंप्रूव द फंक्शन। नीचे के पॉइंट में लिखो डैश टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड डू स्ट्रेटेजिक ऑडिट। एक्सरसाइज कंट्रोल एंड डू स्ट्रेटेजिक ऑडिट। एक्सरसाइज कंट्रोल मतलब कंट्रोल दिखाना, अपना पावर दम दाटी दिखाना, और ऑडिट करना, ऑडिट, स्ट्रेटेजिक ऑडिट। ये फाइनेंशियल ऑडिट है, तुम्हें ऑडिट सब्जेक्ट है, काय का ऑडिट है तुम्हें? कंपनी ऑडिट, मतलब फाइनेंशियल ऑडिट है बेसिकली। कंपनी ऑडिट बोलते फाइनेंशियल ऑडिट करना तुम्हें, कंपनी में क्या लेन देन चल रहा है, यहां पर वो सारी चीजों का फिगर्स डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, लोग क्या काम कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी सही चल रही है या नहीं, वो तुमको देखना है। तुमने लगा दिया बायोमेट्रिक, तुमने लगा दिया बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए। अभी वसुंधरा का दोस्त है मयूरेश, ठीक है, ये बेचारा आ नहीं पाता टाइम पे, तो इसने क्या किया, इसने सजेशन दिया, इसका अंगूठा काट के रख लिया, हमेशा लगा देती है। ऐसा नहीं कर रही है वो, कोई लूप होल ढूंढ के निकालेगी। अटेंडेंस जैसे अपन ने किया है ना स्कूल के अंदर, देखो प्रॉक्सी मारते थे अपन, तो वो क्या था बेसिकली, किसी ने स्ट्रेटेजी बना दी, हाँ अटेंडेंस लेंगे ना तो सारे स्टूडेंट आएंगे, पर प्रॉक्सी होती है। तो ऐसे यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ऑडिट मतलब चेक करना। अब मेरे को एक बार अपन रिकैप करते हैं, फिर उसके बाद बिना देखे बताना। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मिशन, गोल, विजन। दूसरा इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं अपन? इंटरनल भी करते हैं, एक्सटर्नल भी करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी करते हैं, हमारे कारण जो मार्केट में चेंज आने वाला है उसका भी इवैल्यूएट करते हैं, सिर्फ अभी का ही नहीं फ्यूचर का भी कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी? खुद को रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। चौथा स्टेज क्या रहेगा? ऑल्टरनेटिव एंड चॉइसेस का इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स एंड चॉइसेस। पांचवा स्टेज क्या रहेगा? अब तुमने ये सब कर लिया ना, अब करो इसको इंप्लीमेंट। और लास्ट स्टेज में क्या रहेगा? बेसिकली इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्यों करते हैं? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग के लिए। क्या होगा इससे? खुद इंप्रूव हो जाएंगे हम, इंप्रूव। अच्छा, कंट्रोल के लिए 2 पॉइंट उन्होंने और दिए, कौन कौन से दिए थे? एक था टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड लास्ट वन वाज टू डू स्ट्रेटेजिक ऑडिट। क्या ये चीज समझ में आई? ओके, तुम्हारे बुक में भी यहां पे दे रखा है, देखो शॉर्ट में प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग बिजनेस मिशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, गोल्स। सेकंड है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तीसरा है रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। चौथा ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी चॉइसेस। पांचवा स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। छठा इवैल्यूएटिंग कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। कर लो, समझा? अभी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स, 6 बुलेट्स भी लिख दिया, 3 मार्क्स फिक्स,
अंदर एक एक लाइन भी लिख दे 4 मार्क्स प्लस, 4 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। समझा क्या रे? ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर बुक में ध्यान दो, मैं समझाता हूं कैसे स्ट्रैटेजी चलती है, इवैल्यूएशन कैसे होता है। सबसे पहला ये पार्ट देखना, बिजनेस मिशन ऑब्जेक्टिव गोल्स वगैरह अपन ने डिसाइड कर लिया, डिसाइड हो गए। इसके बाद क्या करेंगे अपन करेंगे फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का मतलब क्या? फीडबैक सुना है क्या? फीडबैक, फीडबैक मतलब हमने कुछ गलत किया, सही किया, हमको बताओ। रिवर्स, हमने जो किया वो बताओ। फीड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। सेकेंड स्टेप क्या थी? इन्वायरमेंटल का अप्रेजल, इवैल्यूएटिंग द इन्वायरमेंट। यहां पे देखो इन्वायरमेंटल अप्रेजल लिखा है और ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल लिखा है। क्या डिफरेंस है सर? ये देखो, ये तुम्हारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करते थे? बिना देखे बताओ, स्टेप 2 में क्या करते थे हम? इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंट में क्या होता था? दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है और ऊपर वाला इंटरनल पार्ट है। समझ में आया था? फिर तुमने क्या किया? खुद को थर्ड स्टेप में क्या किया? रिवाइज किया। चौथे स्टेप में क्या किया? तुमने ऑल्टरनेटिव चॉइसेस डिसाइड किया। अब तुम खुद को फीड फॉरवर्ड, आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो। अब तुम करोगे स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट। ठीक है, फीड फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जा रहे हो, देखो आगे बढ़ रहे हो तुम। उसके बाद तुम स्ट्रैटेजी को करोगे कंट्रोल, और कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम रहा तो तुम इंप्लीमेंटेशन को चेक करोगे और फीडबैक, पीछे जाओगे और वापस ये साइकिल में चलते जाओगे। मतलब पहले ऐसे आगे बढ़ते हो, बाद में फिर रिवाइज करते इफ नेसेसरी। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस है। और एक बार तुम फीडबैक के थ्रू पीछे चले गए तो तुम कौन सी स्टेज पर चले जाओगे? ये स्टेज चेक करने की जरूरत नहीं, तुमने अपना ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब चेक कर लिया। स्टेप 2 में देखो क्या वो इंटरनल रीजन के कारण में पीछे आए या एक्सटर्नल रीजन के कारण। जो भी रीजन आइडेंटिफाई होगा स्टेप 3 में चले जाना, खुद को रिवाइज कर लेना। चौथे में रिवीजन करने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? मुझको पता चल रहा है मेरे होटल का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ऑल्टरनेटिव है अभी मेरे पास? चलो, मेरे को फीडबैक आया, अपन पूरा होटल को डिस्कस करते हैं यहां पे। पहली स्टेप क्या रहेगी? मैंने अपने बिजनेस विजन मिशन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया। दूसरा, इंटरनल स्ट्रेंथ एक्सटर्नल वीकनेसेस को सबको आइडेंटिफाई कर लिया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, खुद को रीडायरेक्ट कर लिया। आगे मैंने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करके स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके इवेल्युएट कर दिया। कस्टमर फीडबैक बोलता है तेरे यहां का खाना घटिया है, बिजनेस तो अब बंद नहीं कर सकते, इतना पैसा लग गया। एनालिसिस करेंगे, पता चला वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल वीकनेस थी मेरी। मैंने क्या किया? कुक को हटा दिया, नया बंदा लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो मैं यहां रिवीजन करूंगा। उसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो मैं ऑल्टरनेटिव चॉइस, मतलब कुक को हटाना भी कई बार ऑल्टरनेटिव नहीं रहता। क्या होता है कई बार प्रॉब्लम, अगर अपना क्राउड आ रहा है साउथ इंडियन, जिनको साउथ इंडियन टेस्ट पसंद है, और हम बना रहे हैं नॉर्थ इंडियन, तो प्रॉब्लम आई फीडबैक, तो कुक को हटाना जरूरी नहीं है, टेस्ट चेंज करने के लिए ऑल्टरनेटिव है, इसको बोलेंगे साउथ इंडियन बना। नहीं बना पाया तो निकाल देंगे। तो अब नए ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे और फिर फीड फॉरवर्ड के थ्रू आगे बढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर फॉर्मुलेट करेंगे। फिर प्रॉब्लम आए फिर पीछे जाएंगे, देखेंगे इंटरनल है एक्सटर्नल है, रिवाइज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ऑल्टरनेटिव सेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है। और ये प्रोसेस कौन करेगा? ये लड़की, क्योंकि इसने बोला था मैं मैनेजर बनूंगी, है ना? करोगी, करना पड़ेगा। क्या ये प्रोसेस समझ में आया है तुम्हें? बोलो रे, बिना देखे बता सकते हो? 6। पहले तो मुझे 5 फ्रेमवर्क बताओ, फ्रेमवर्क के 5 स्टेजेस कौन से हैं? प्रेजेंट इवैल्यूएशन, प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस, वेयर वी आर। सेकंड में वेयर वी वांट टू बी। तीसरे में वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। चौथे में सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और पांचवे में इंप्लीमेंटिंग। अब प्रोसेस में, प्रोसेस भी याद है सर हमको, हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव मिशन विजन गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट में इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे सर, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का। उसके बाद की स्टेज में क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, खुद को रीडायरेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को। उसके बाद वेरियस ऑल्टरनेटिव को डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, कंट्रोल, इवैल्यूएट भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, स्ट्रैटेजिकली ऑडिट भी करेंगे। समझ में इजी जा रहा है? हाँ। अब मजेदार पार्ट है, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव गोल स्ट्रैटेजिक इंटेंट। सिर्फ 4 पॉइंट रह गए अपने और टॉपिक खत्म। बहुत इजी है, बहुत इजी है। विजन मतलब क्या होता है?
विजन से पहले चलो अपन ने केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया केस स्टडी नहीं कोई डिस्कस करी। क्या किसी ने एलॉन मस्क, इलॉन भी बोलते हैं कई लोग, एलॉन भी बोलते हैं, क्या किसी ने इस बंदे का नाम सुना है एलॉन मस्क का? देख लिया सर, देख लिया, फोटो भी देख ली, देखा है हमने इसको। कहां देखा है रे? सिर्फ टेस्ला ही नहीं, मतलब हाँ टेस्ला के कारण तो इसका नाम बहुत जाना जाता है, पर एलॉन मस्क के बारे में आज अपने को डिस्कस करना है। देख लो बंदा दिखता भी अच्छा है, मतलब जनरली क्या होता है, अमीर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं ना, फोकस रहते हैं काम के लिए, दिखने में भी अच्छा है, हॉलीवुड एक्टर जैसा दिखते हैं इसके चेहरे, इसका चेहरा, ठीक है। इसका नाम है एलॉन मस्क। सर इसके बारे में आज डिस्कशन क्यों करना है? इसके बारे में हमें एक ही रीजन से डिस्कस करना है कि इतनी बार फेल हुआ लाइफ में, इतनी बार फेल हुआ कि इसने फेलियर को भी फेल कर दिया। अब फेलियर भी इसके पास नहीं आता। नाउ फेलियर हैज फेल्ड टू कम टू हिम बिकॉज ही इज अ मास्टर ऑफ फेलियर। और ये रीजन से इतनी बार फेल, समझ में आ रहा है तुमको? इतनी बार फेल हो गया, क्या वो फेलियर में भी फेल है? फेल ही नहीं होता, क्योंकि फेलियर भी उसके पास नहीं आता। बहुत बेहतरीन इंसान है और इसको रेवोल्यूशनरी पर्सन बोलते हैं। कहा जाता है 100 साल के अंदर ऐसे 3-4 ही लोग पैदा होते हैं जो पूरे के पूरे कंट्री को नहीं, पूरे के पूरे ग्लोब को चेंज कर सकते हैं। तो इसको 21st पर्सन बोला जाता है, रिवॉल्यूशनरी पर्सन। इससे पहले 20 और लोग होंगे जिनको इतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन नॉलेज लेते हैं। सम ऑफ हिज बिगेस्ट अचीवमेंट है, बिगेस्ट मतलब छोटी एज में इसने बहुत चीजें अचीव करी। बाय द एज ऑफ 10 ही स्टडीड, उसने 10 साल की उम्र तक इतनी बुक पढ़ ली थी जितना कोई ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ता। 10 साल की उम्र में हम कौन सी क्लास में थे? पहले के 3 साल हटा दो, फिर 2 साल, 5 साल हटा दिए, 10 माइनस 5वीं में होंगे अपन, 5th स्टैंडर्ड में होंगे। उसने 5th स्टैंडर्ड की एज में लगभग ग्रेजुएट लोग जितनी, और वो भी यहां पर नहीं, यूएस में जो ग्रेजुएट लोग होते थे उनकी बुक्स जितनी होती थी उसने पढ़ डाली। 12 साल की उम्र में उसने खुद का वीडियो गेम भी बना दिया। हमें खेलना नहीं आता, उसने वीडियो गेम बना के बेच भी दिया। 12 साल की उम्र में। अपने को क्या समझता है? 12 साल की उम्र, $500 में बेचा। $500 इंटू तब रेट होगा 50 करो, 500 इंटू 50 कितने होते हैं? 25,000। और आज से कम 20 साल पहले की बात पकड़ो, ये कितनी बड़ी वैल्यू थी उस अमाउंट की। 12 साल का बच्चा, अपन क्या करते हैं, ठीक है हम थोड़ी रेवोल्यूशनरी पर्सन है, ठीक है, $500 में बेच भी दिया। ये भी कुछ नहीं, उस बंदे ने बुक पढ़ पढ़ के रॉकेट साइंस को समझ लिया। रॉकेट साइंस हर बार अपन यूज करते हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। बंदे ने बुक्स पढ़ के, इसने कोई एजुकेशन नहीं लिया रॉकेट साइंस का, और इसने रॉकेट साइंस पढ़ लिया। सर कौन सी बड़ी बात है, हम भी बहुत चीजें पढ़ते हैं। देखो आगे इसकी अचीवमेंट देखो, इसके की प्रोजेक्ट्स देखो, इसने जिसमें काम किया है। जिप2 क्या है? किसी ने जस्ट डायल सुना है? जस्ट डायल क्या है? बेसिकली एक ऑनलाइन डिक्शनरी है, येलो पेज बोल सकते हैं उसको। उससे आपको पता चल जाता है किधर क्या मिलता है। येलो पेज पहले ना एक पेपर बुक आती थी, येलो कलर की रहती थी, उसको येलो पेज बोलते थे। वो लोकल डिक्शनरी होती थी, उससे तुमको पता चल जाता था कि इस सिटी में ये वाला बिजनेस कौन कर रहा है। पहले अगर अपने को पता करना है दिल्ली में ऑटोमोबाइल का बिजनेस कौन कर रहा है, तो येलो पेज में उसका नंबर मिलता था। अब जस्ट डायल करता है, तो सबसे पहली कंपनी उसने जिप2 ओपन करी थी। अब प्रॉब्लम देखते हैं जिप2 के साथ क्या हुआ। उसके बाद उसने x.com करके एक ऑनलाइन बैंक खोल दिया, खुद ही खोल देता था वो। उसको इतना नॉलेज आ गया था बुक्स पढ़ पढ़ के कि वो ओपन कर लेता था ऐसी चीजें। नेक्स्ट इज पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप। एक एक को डिस्कस करेंगे। ही इज कंसिडर्ड एज मास्टर ऑफ फेलियर। इतनी बार फेल हुआ है ना, इतनी बार फेल हुआ है कि वो फेलियर भी थकता है इसके पास आने से। अब अभी भी वो कोई नया प्रोजेक्ट लेता है ना, फेल हो जाता है उसके अंदर, कंटिन्यूअसली खुद को इवॉल्व करता रहता है। सबसे पहले पेपैल पे आते हैं। पेपैल पे हुआ क्या? सबसे पहले इसने कंपनी स्टार्ट करी जिप2 कंपनी स्टार्ट करने पर प्रॉब्लम यह हो गया कि कंपनी वाज ग्रोइंग गुड, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट उसकी एज बहुत कम थी। एज कम होने के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया। उसको बोल दिया कि कैसा रहता है ये देखो, जैसे आज तेरे को विशाल तेरे को निकाला ना, उसी तरीके से एक दिन एलॉन मस्क को निकाला था। उस टाइम इसके पास जिप2 का शेयर था 7%। 7% शेयर की तब वैल्यू हो रही थी $22 मिलियन। मिलियन में कितने जीरो आते हैं, मतलब कितना होता है मिलियन? 10 लाख, 1 मिलियन होता है। इसके पास 22 इंटू 10 लाख कितने होते हैं? $2,20,00,000 थे। ठीक है, इसने क्या किया, इसके पास इतने पैसे थे, तुम्हारे पास $2,20,00,000, कितना होता है इंटू 60 करो तो
कैलसी लाए क्या? 2,20,00,000 इंटू 50 ही कर लो, कितने होते रहे? 110 करोड़ तक होते हैं। 110 करोड़ रुपए तुम्हारे पास होंगे तो तुम क्या करोगे? जिंदगी चैन से बिताओगे। अर्ली एज में सारी चीजें हो गई थी, देखो अनिकेत, और अरे मस्त, अब तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने और इन्वेस्ट करना चालू करा और इसने एक कंपनी खोली X.com। अब X.com का प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको? X.com का प्रॉब्लम क्या हो रहा था? X.com एक ऐसी कंपनी के साथ क्लैश हो रही थी जिसके साथ इनके बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा क्लैश कर रहे थे, फिर अल्टीमेटली इन दोनों ने एक दूसरे को मर्ज कर लिया और पेपैल बन गया। पेपैल, पेपैल मालूम है तुमको क्या है? पेपैल, हाँ एप्लीकेशन है बेसिकली, जैसे तुम्हारा गूगल पे है वगैरह है, तो ये पेपैल, ठीक है। इससे तुम, ये यूपीआई जैसा ही है बिल्कुल, इससे ट्रांसफर कर सकते हो। तो पेपैल वीजा ट्रांजैक्शन, जैसे वीजा कार्ड होता है वैसे पेपैल के भी कार्ड होते हैं, तो उसने ये ओपन कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई? फिर से इसके साथ प्रॉब्लम होती है, ट्रेजेडी होती है। शादी हो गई बेचारे की, शादी हुई है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लड़की मिली, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, हनीमून पे गया, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, हनीमून पे जाते से उसको निकाल दिया कंपनी से बाहर। कम उम्र का था, तो कई बार ऐसा सोचा जाता है कम उम्र का, इसको निकाल देते, इसको क्या एक्सपीरियंस आने वाला, तो बेचारे को निकाल दिया। अब क्या करेगा बेचारा? आगे बढ़ा। इसने बोला कि मेरे को ना साधारण लाइफ नहीं चाहिए, मेरे को मिंटोस लाइफ चाहिए, मुझको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो इसने क्या बोला? अब मैं लोगों को मंगल पे भेजूंगा। क्या बोलता है? मैं लोगों को मंगल पे भेजूंगा। जब इसने एग्जिट किया था तब इसके पास अराउंड $65 मिलियन आ चुके थे। पेपैल से इसको हकाला ना, ऐसे नहीं हकाल सकते, उसको पैसे देने पड़ते, जितना उसका शेयर था। $65 मिलियन आ चुके थे, 22 मिलियन से $65 मिलियन तक पहुंच चुका था। इसने बोला कि नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, अब मैं कुछ भारी करूंगा, अब मैं रॉकेट उड़ाऊंगा और मैं लोगों को मंगल पे भेजूंगा। ठीक है, भाई गया रशिया। रशिया जाके उसने बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए, मेरे को लोगों को मंगल पे भेजने का है, वहां पे मुझे सिविलाइजेशन बसानी है, झाड़ फूल पेड़ पौधे सब कुछ लगाने, मेरे को रॉकेट बना के दो। रशिया वालों के साथ बहुत नेगोशिएशन होने के बाद उन्होंने $8 मिलियन पे एक रॉकेट देने के लिए इसको रेडी हुए। वो बोला $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, एक ट्रिप मार के आएंगे, उसमें $8 मिलियन का खर्चा हो जाएगा, रॉकेट खराब हो जाएगा, नहीं करना। तो उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। भाई बोलता है अब मैं खुद का रॉकेट बनाऊंगा। अरे सच्ची, उसने बुक्स पढ़ना चालू किया और विदाउट एनी एजुकेशन, कोई फॉर्मल एजुकेशन के बिना रॉकेट बना दिया। पहला रॉकेट उसने भेजा। क्या रहता है ना, रॉकेट को अपनी ये जो जितने स्पीयर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर भेज दिया ना, फिर वो सेल्फ प्रोपेलिंग है, फिर खुद चलता है। तो उसने पहला रॉकेट भेजा, वो ऑर्बिट ही क्रॉस नहीं कर पाया, चालू होते से फट गया, खुद का रॉकेट बनाया। दूसरा रॉकेट बनाया, ऑर्बिट तक पहुंचा, डायरेक्शन चूक गया वो रॉकेट। तीसरा रॉकेट बनाया, अरे रॉकेट ऐसे नहीं बन जाते, मतलब 5-10 मिनट में बन जाते, 1 साल भर में बन जाते हैं। उसने तीसरा रॉकेट भेजा, वो ऑर्बिट को क्रॉस कर गया, वापस ही नहीं आया। सोचो कितनी ट्रेजेडी। पहला बनाया, फूट गया। दूसरा बनाया, आधे रास्ते तक पहुंचा, डायरेक्शन बदल लिया। तीसरा सही रास्ते तक पहुंचा, गायब ही हो गया। अब इसके पास इसकी सारी वेल्थ खत्म हो गई, नासा की जो फंडिंग थी वो सब खत्म हो गई। लेकिन इस भाई ने बोला मैं एक लास्ट ट्राई करूंगा। लास्ट ट्राई किया। इस बार इसने क्या किया? रीयूजेबल रॉकेट बना दिया। रीयूजेबल मतलब जाकर वापस आता है और वापस जाता है। इसने अब बिल्कुल फेरी वाला सिस्टम कर दिया, जैसे बस जाती है ना, प्लेन जाते हैं ना, मैं भी वैसे रॉकेट ले जाऊंगा। बस ये है कि अपन यहां से बॉम्बे नहीं जाएंगे, मुंबई नहीं जाएंगे, अपन मंगल जाएंगे। उसका वो ड्रीम था और उसने पूरा किया। स्पेस है, इसके चलते हुए इसरो और नासा को जो कार्गो और इक्विपमेंट्स पहुंचाने रहते हैं ना सैटेलाइट वगैरह पे, ये पहुंचाता है अभी, क्योंकि इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी जो रीयूजेबल है, जो जाता है वापस छोड़ के आ जाता है कार्गो। समझ में आ रहा है कितना क्रिटिकल लग रहा होगा? करा उसने, वो भी बुक्स पढ़ के, पावर ऑफ बुक्स, एनलाइटेंड हो गया था वो। तो ये इसका प्रोजेक्ट चला। इसके बाद नासा ने खुद की जेब से इसको $1.3 बिलियन दिए। अरे सर, बिलियन कितना होता है? बिलियन कितना होता है? नहीं, 100 मिलियंस नहीं, बिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख होता है, मालूम तुमको? बिलियन मतलब 100 करोड़। 1.3 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है, 130 करोड़। तो इसको 1.3 बिलियन, 130 करोड़ डॉलर रुपए नासा ने दिए। हाँ, तू अब हमारे लिए काम कर। इतनी बार फेल हुआ, ये बैंकरप्ट हो चुका था, सारा का सारा पैसा। जरा तुम सोचो, तुम्हारे पास $65 मिलियन थे। करो कैलसी लो, तब तुमको समझ में आएगी। 65 इंटू 10 लाख,
65 इंटू 10 लाख इंटू 50 रुपीज कर दो, चलो 50 रुपए, डिवाइडेड बाय 1 करोड़ कर दो ना, करोड़ में अमाउंट आ जाएगा। कितना? 325 करोड़ इसने फूक दिए। तुम्हारे पास इतने पैसे होते क्या करते? 3 रॉकेट बना के फूकते क्या तुम लोग? सब इसका खत्म हो गया, नासा की फंडिंग खत्म हो गई, फिर भी बोलता है लास्ट ट्राई करूंगा, लास्ट ट्राई सक्सेसफुल रहा। इसकी सच में जो स्पीच है ना, उसने बोला था कि मैं इस हालत पे आ गया था कि ये और इसका भाई मिलकर रॉकेट को लॉन्च करवाते थे। अभी कितना अजीब लग रहा है ना तुम लोगों को, मिलकर रॉकेट लॉन्च करते करना पड़ता था क्योंकि सब कोई उनका साथ छोड़ के चला गया था। अब ये रीयूजेबल रॉकेट बनाता है। यहां तक नहीं रुका, इसने यहां से बहुत ह्यूज इमेंस सक्सेस कमाई। फिर ये गया टेस्ला मोटर्स पे। टेस्ला में प्रॉब्लम क्या हुआ? इसने इन्वेस्ट किया टेस्ला मोटर में, इसने बोला फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने वाला। तो इसने पहली इलेक्ट्रिक कार बनाना चालू किया, मॉडल 1, जो $1,09,000 में बनी। 1,09,000 मतलब लगभग तुम समझ लो 70 लाख रुपए की एक कार बनाई, जो प्योरली फेल मॉडल रहा। फिर से एक मॉडल बनाया, फिर से फेल गया। तीसरा मॉडल बनाया $50,000 के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका टेस्ला मोटर्स भी हिट हो गया। तो ये कंटिन्यूअसली फेल होकर इसने अपनी वेल्थ को खराब करके जीरो तक पहुंच जाता था, लेकिन वहां से फिर इसका लॉन्चिंग होती थी। इसने बनाई सोलर सिटी। ना व्हाट इज सोलर सिटी? घर के ऊपर जो रूफ रहती है अपनी, मालूम है, रूफ छत, इसने क्या किया? उसको रिप्लेस कर दिया सोलर पैनल से। तो पूरा की पूरी सिटी बनेगी जिसके अंदर जो छत रहेगी, जो दीवारें रहेगी, वो सोलर पैनल से बनेगी। तो जहां पे तुम्हारा बिल अगर मान लो 10,000 रुपए महीने का आता था, वो 1,000 रुपए महीने पर आकर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। थोड़ा तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब कुछ तुम्हारा घर सोलर पावर पे चलेगा। एंड सोलर पावर इज नीड, करंट नीड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कितनी कितनी प्रोड्यूस करेंगे। अभी अपने पास एटॉमिक सोर्स नहीं है इतना, बराबर है, मालूम है, इतना भी एटॉमिक सोर्स नहीं है, प्लस वो क्रिटिकल हो जाता है। ये रीजन से सोलर सिटी भी बना रहा है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ हिट प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। ही फेल्ड सो मेनी टाइम्स दैट ही फेल्ड टू फेल। अब वो फेल होना ही रह जाता, अब वो फेल ही नहीं होता, क्योंकि फेलियर भी उसके पास नहीं आता। ये मतलब होता है ना, कोई इतना बदसूरत रहता है कि बदसूरती भी उसको बोलती है तू बदसूरत है। तो ही फेल्ड सो मेनी टाइम दैट ही फेल्ड टू फेल। अब ये फेल ही नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नए प्रोजेक्ट ट्राई नहीं करता। नाउ ही इज गोइंग टू हाइपरलूप। डू यू नो व्हाट इज हाइपरलूप? यहां से बॉम्बे जाने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटा लगता है। हाइपरलूप बन रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए। हाइपरलूप एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर एक बनेगी टनल, पैक टनल बनेगी। उस टनल के अंदर जाएगी कार, वो उसके अंदर एक जाएगा, उन्होंने जो भी बना रखा है, रेल जैसा बना रखा है, वो जाएगा और डिस्टेंस कवर होगा 23 मिनट्स में। अब मेरे को यहां से, यहां पे हड़पसर से यहां तक आने में लग जाता है 1 घंटा, और यहां से बॉम्बे जाने में लगेंगे सिर्फ 23 मिनट। हाइपरलूप, हाइपरलूप की स्पीड क्या है? 400 किलोमीटर क्रॉस करती है 1 घंटे में, 400 किलोमीटर प्लस जाती है। तो हाइपरलूप 23 मिनट्स में पूरा का पूरा कवर करवाएगा। एंड बाय 2022 मतलब 2022 तक इंडिया में हाइपरलूप आ जाएगा। हाइपरलूप भी इसी का प्रोजेक्ट है। तो इसको डिस्कस करना क्यों जरूरी था? इसको डिस्कस करना एक ही रीजन से जरूरी था कि ऐसे रेवोल्यूशनरी पर्सन ही चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्या है, हम सिस्टम के पीछे भागते हैं, हम प्रोसेस के थ्रू प्रोग्रेस को छोड़ देते हैं। एक प्रोसेस फॉलो करने लग गए तो सारे का सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। ही सेड किल द प्रोसेस, प्रोसेस खत्म करो, प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो। और जितनी बार फेल होते, ये बोलता है मैं वैसे भी 0 लेकर आया था, आज मैं अगर फिर से 0 पर आ जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर विजनरी देखो कितना, अगर $22 मिलियन अपने पास थे, $65 मिलियन थे, अपन वहीं रुक जाते। इनफैक्ट 3 रॉकेट में तो पैसा नहीं फूकते। इसने सब कुछ अपना नेटवर्क गवा दिया, फिर भी बोला 4th ट्राई करूंगा। और 4th ट्राई जरा तुम सोचो कितना क्रिटिकल होता है रॉकेट साइंस, उसमें फेलियर के चांसेस कितने हाई थे, फिर भी 4th ट्राई किया। और वो अगर चांस चला गया होता तो क्या करता ये? फिर तो पैसा ही नहीं बचता। पर किस्मत ने उसको फेल नहीं होने दिया, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत रहती है। तो पूरी कायनात लग गई होगी उसकी मदद करने के लिए। इनफैक्ट तुम्हें मालूम है, अपने बजट के अंदर भी अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खास कंसेशन दे रहे हैं इस बार। उसके पीछे रीजन क्या है? इसकी मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी के साथ। ये नरेंद्र मोदी के साथ मिलके जा चुका है। इसने बोला है द वर्ल्ड इज गोइंग टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दोस व्हीकल। समझ में आए? एलोन मस्क, याद रखना है इस बंदे को।
एक मिनट। तो भाई विजन से पता चलता है इस बंदे का विजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब क्वेश्चन आता है सर विजन मतलब क्या होता है? सर हमारे लिए विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट सारी चीजें सेम है। नाउ वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक गोल्स होते क्या है। विजन मतलब क्या मैं बनना चाहता हूं, वॉट आई वॉन्ट टू बिकम, ये होता है हमारा विजन। समझ में? विजन मतलब वेयर वी वॉन्ट टू बी, हमें क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूं। इट इज अ वेरी लूज एंड स्टेटमेंट, ये एग्जैक्टली नहीं बताता है कि तुम्हें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, इस लाइन से तुमको क्या पता चल रहा है? लेट्स एनालाइज दिस लाइन। व्हेन वी से वी वॉन्ट टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, इस लाइन को एनालाइज करो। चंद्रकला, इस लाइन से मैंने बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, इस लाइन से क्या पता चल रहा है तुम्हें? ये कंपनी का समझो एक विजन है। इस लाइन से सर ये पता चल रहा है कि आपको सक्सेसफुल बनना है। हाँ, उससे क्या पता चल रहा है? विजन स्टेटमेंट टेल अस वेयर वी वांट टू बी, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे डिजायर्ड इमेज क्या है। सर सक्सेसफुल हर कोई बनना चाहता है, हाँ वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल, ऐसे कोई कंपनी का विजन नहीं होता। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। विजन स्टेटमेंट बेसिकली बताता है तुम्हें क्या बनना है फ्यूचर में, लेकिन कैसे बनोगे ये नहीं बताता है। तुमसे तुम्हारा विजन पूछा जाए, चलो विशाल तुम्हारा विजन क्या है? सीए में बनना। यू आर बीइंग वेरी प्रिसाइज, दिस इज नॉट योर विजन, दिस इज बेसिकली योर मिशन। ये तेरा मिशन है। विजन तो उससे भी ऊपर होता है। विजन तुम्हारी फ्यूचर की डिजायर्ड इमेज बनाता है, वो बताता है तुम कहां तक पहुंचना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल योर विजन कैन बी अ विजन ऑफ विजन ऑफ एनी कंपनी कैन लाइक बी वी वॉन्ट टू बिकम द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इससे यह पता चलता है कि इस कंपनी को ना कस्टमर से सबसे ज्यादा जुड़ा रहना है। पर ये क्या बिजनेस करेगी ये नहीं बताया इसमें कैसे अचीव करेगा ये नहीं बताया, पर इससे उसका डिजायर पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंटरव्यूअर हूं, मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं, ठीक है, मेरा एक नया स्टार्टअप है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूं, स्टार्टअप है मेरा, मुझे तुम लोगों तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है, तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम खुद को 5 साल में कहां देखते हो। जनरली ये क्वेश्चन रहता है, तुम्हें मालूम है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ डाउन द लाइन 5 ईयर्स, 5 ईयर डाउन द लाइन पूछते हैं, मालूम है तुम्हें क्वेश्चन इंटरव्यू में। अगर तुमने बोला कि मैं 5 साल में कंपनी को ओवरटेक करके ही चला जाना चाहता हूं, मेरा विजन है कि मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूं, तो सामने वाला तुरंत जज कर लेता है इस बंदे को मौका मिला है, तुरंत बाजी पलट देगा, हटाओ इसको। विजन स्टेटमेंट बताता है कि यह कंपनी कितनी ज्यादा थ्रेटफुल बन सकती है अपने लिए, कि यह अपने ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती है। विजन स्टेटमेंट विल टेल यू वेयर यू वांट टू गो, तुम्हें कहां तक पहुंचना है। हमने जो विजन स्टेटमेंट अपना ड्राफ्ट किया ना, उससे सब पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है ये कंपनी का एस्पिरेशन क्या है, ये कंपनी कहां तक पहुंचना चाहती है। इन शॉर्ट वहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग विजन स्टेटमेंट उतना ज्यादा कॉम्पिटिटर्स के लिए थ्रेट रहता है। क्या ये चीज समझ में आई? वसुंधरा समझ में आए? विजन स्टेटमेंट विल टेल यू वेयर यू वांट टू गो, तुम कहां पे हो और तुम्हें कहां पे जाना है, दिस इज योर विजन। तो तुमसे अगर मैं पूछूं तुम्हें सीए में बनना है, दिस इज योर जस्ट मिशन। तुम्हें कुछ और बनना होगा जिंदगी में, तुम्हें क्या चाहिए होगा? एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए होगी, एक अच्छी लाइफ चाहिए रहेगी, हेल्थ चाहिए रहेगी, ये भी तुम्हारे विजन है। और इसको अचीव करने के लिए तुम्हें मिशंस बनाने पड़ेंगे। जो पहला मिशन है तुम्हारा सीए में बनना, सीए में बनना यह मिशन है, इसको अचीव करने के लिए तुम्हारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 फाइनल इंटर, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तुम्हें छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। वापस बोलना, पहले तुम्हें गोल अचीव करने पड़ेंगे ताकि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो,
ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके तुमको क्या मिलेगा? बेसिकली तुम्हारा मिशन अकम्प्लिश होगा। मिशन अकम्प्लिश होने से तुम तुम्हारे विजन तक पहुंच पाओगे। विजन इज अ वेरी लूज स्टेटमेंट, उसमें प्रिसाइसली कुछ भी बताया नहीं जाता है, मिशन के अंदर बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल रिलायंस के बारे में तुम्हें बता रहा था। दिख रहा है क्या? मैं रीड करता हूं, विजन पढ़ो भाई का। टू बी आवर क्लाइंट फर्स्ट कॉल एंड प्रेफर्ड कोलैबोरेटर पार्टनर विद इन आवर बिजनेस एरिया। वो क्या बोलता है विजन के अंदर? हमारे क्लाइंट के लिए सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब क्लाइंट को कुछ भी जरूरत रही तो सबसे पहला इंसान मैंने हाजिर रहना चाहिए। ये हमारा विजन है। कैसे करेगा? मिशन में बताए। कम्युनिकेशन में जाऊंगा, फाइनेंशियल सर्विस में जाऊंगा, क्राइसिस मैनेजमेंट में जाऊंगा। मिशन बताता है कि तू क्या करेगा। मिशन वर्क्स टू अकम्प्लिश द विजन। समझ में आ रहा है? मिशन वर्क्स टू अकम्प्लिश द विजन। विजन में तुम्हें क्या डिजायर्ड इमेज, क्या बनना है, वो बताया जाएगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। कई बार ना हमारा विजन और मिशन ओवरलैप होता है। हमारा विजन भी सीए में बनना है, हमारा मिशन भी सीए में बनना है, हमारा ऑब्जेक्टिव भी वही रह जाता है, हमारा गोल भी वही रह जाता है। कई बार ये चीज सेम हो जाती है। सर फिर ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा रहता है, जिनको अचीव बहुत सारी चीजें करनी रहती है अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है क्या इसका? मुझे कस्टमर के सबसे करीब रहना है। उसको करने के लिए बहुत सारे इसके पास ऑल्टरनेटिव है। ऐसा भी हो सकता है विशाल को सीए 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 में तीनों करना है, तो तेरे तो 3 मिशन हो गए, पर ये तीनों क्यों करना है तुझे? सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनना होगा इसको इंडिया में, तो तेरा विजन क्या है? टू बिकम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। अब ये नॉलेजेबल पर्सन तेरा विजन हो गया, इसको अचीव करने के लिए क्या करेगा? मिशंस रहेंगे तेरे, वो अचीव करेगा। मिशंस को अकम्प्लिश करने के लिए क्या करेगा? एक एक मिशन को डिग्रेड मतलब ब्रेक डाउन करेगा और देखेगा तेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटर, फाइनल और तेरा फाउंडेशन। और उनको क्लियर करने के लिए हर एक लेक्चर क्या है, तेरा गोल है। एक एक गोल कंप्लीट करेगा तो ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर मिशन होंगे, फिर तेरा विजन आएगा। डिड यू गेट दिस पार्ट? समझ में आ रहा है? ओके, याद करवा दूंगा तुम्हें मिशन पूरा, विजन। विजन, विजन इज अ पिक्चर ऑफ व्हाट इट वांट टू बी। अंडरलाइन करना, व्हाट इट वांट टू बी एंड व्हाट इट अल्टीमेटली अचीव। मुझको क्या चाहिए वो दिख रहा है। जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा देता है ना सपना, वो तुम्हारा विजन है। अभी टेस्ला, टेस्ला के बारे में, चलो अपने एलॉन मस्क के बारे में डिस्कस किया। एलॉन मस्क का विजन क्या था? उसका विजन बताओ क्या है? अगर तुम देखोगे स्पेसएक्स को देखोगे तो कुछ और काम कर रहा है, टेस्ला को देखोगे कुछ और काम कर रहा है। तो हर एक तो मिशन है ये, इसके एक एक मिशन अकम्प्लिश कर रहा है, और इन सबको अचीव करके कुछ उसका अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, जो निर्वाणा मोक्ष मिलेगा उसको, वैसी उसकी कुछ सोच होगी, वो उसका विजन होगा। विजन क्या है उसका? रेवोल्यूशनरी चेंज लाना है। उसका मिशन नहीं, सॉरी, उसका विजन क्या है? टू ब्रिंग द रेवोल्यूशनरी चेंज इन द यूनिवर्स। समझ में आया? उस रेवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए उसने स्पेसएक्स भी निकाला, टेस्ला भी निकाला, सोलर सिटी भी निकाला, सब निकाला। तो ये उसके मिशंस हो गए। ये कैसे अचीव करना है वो पता चल रहा है। समझ में आया विजन और मिशन में? पहला विजन के अंदर पॉइंट था, फर्म्स विजन इज द पिक्चर ऑफ व्हाट इट वांट टू बी एंड व्हाट इट अल्टीमेटली अचीव। समझ में आया? अंडरलाइन करना, पिक्चर वर्ड को हाईलाइट कर देना। हाईलाइटर लाए हो क्या? लिपस्टिक लाए हो क्या? लिपस्टिक, सीए तू पता नहीं कौन सी लिपस्टिक ले आया। लाया? लाया।
विजन ऑफ अ कंपनी ले सम डिजायर फ्यूचर स्टेट, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। विजन स्टेटमेंट से तुम्हें डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट पता चलता है। वर्ड समझो, डिजायर्ड मतलब जो तुम इच्छा करते हो, फ्यूचर मतलब पता है तुम्हें फ्यूचर क्या होता है, स्टेट माने तुम फ्यूचर में खुद को क्या देखते हो, ये तुम्हारा विजन स्टेटमेंट बनाता है। जो विजनरी लोग हैं ना, वो खुद को, वो विजन अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उनके बहुत सारे गोल्स रहेंगे, बहुत सारे मिशंस रहेंगे, पर विजन एक रहता है कभी भी। there is only one vision but multiple missions, many objectives, many goals। समझ में आया? विजन में पहला पॉइंट कौन सा पड़ा? इट इज द पिक्चर ऑफ व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। दूसरा पॉइंट, विजन ऑफ अ कंपनी ले द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, पिक्चर ऑफ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, पिक्चर डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। दो पॉइंट में कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, अपने को मिशन और विजन सेम ही लगेगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम हैं इंडिविजुअल, हम ज्यादा सोच नहीं सकते, हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन सब एक ही है। लेकिन जो बड़ी बड़ी, अब तुमने एलॉन मस्क का मैंने केस स्टडी आज इसलिए लिया क्योंकि उसके हर कंपनी के मिशन अलग है, लेकिन उसका विजन क्या है? रिवोल्यूशनरी चेंज लाओ, पूरी सदी को मैं चेंज कर दूं, 21st सेंचुरी को ड्राइव कर दूं। समझ में आ रहा है? अनिकेत समझ रहा है? पहला पॉइंट, इट इज अ पिक्चर ऑफ व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। दूसरा, डिजायर्ड स्टेट ऑफ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। तीसरा पॉइंट, विजन प्रोवाइड रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। विजन प्रोवाइड रोड मैप, वर्ड को अंडरलाइन कर रहा है, रोड मैप ऑफ कंपनी फ्यूचर। कंपनी का फ्यूचर क्या है उसका रास्ता बनाती है। इट इज द रोड मैप, वर्ड अंडरलाइन जो करना है, रोड मैप। विजन इंडिकेट्स द काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। अभी टाटा और अंबानी दोनों में फर्क क्या है? टाटा वैल्यूज पे ज्यादा वर्क करता है, अंबानी प्रॉफिट पे ज्यादा वर्क करता है। दोनों के विजन अलग है, उससे अपने को समझ में आता है कि मैनेजमेंट कंपनी को कैसा बनाना चाहता है। विजन इंडिकेट द काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। विजन स्टेटमेंट देखकर ही पता चल जाता है कि इलॉन मस्क क्या करना चाहता है। उसका विजन स्टेटमेंट देखो, रिवोल्यूशनरी चेंज। तुमको लगेगा वो कार बनाएगा सादी सी, तुमको क्या लगता है वो कुरकुरे बेचेगा क्या? वो नहीं करेगा ये सारे काम, उसको रेवोल्यूशनरी चेंज लाना है। तो विजन स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो उसका ओनर है, वो कैसी कंपनी बनाना चाहता है। 4 पॉइंट अपन ने पढ़े, कौन कौन से? पहला, इट टेल्स अस अबाउट द पिक्चर ऑफ व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। क्या बनना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, इट शोज द फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट मतलब फ्यूचर में मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूं वो बताता है। तीसरा पॉइंट बताता है रोड मैप ऑफ कंपनी फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा, तेरा विजन स्टेटमेंट बनाएगा। ये भी बताएगा कि तेरी कंपनी का मैनेजमेंट, यानी कि इफ वी स्टडी द विजन स्टेटमेंट ऑफ टेस्ला, पढ़ के पता चलता है ये कंपनी कोई छोटा मोटा काम नहीं करने वाली, रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगी। सो इट विल टेल अस अबाउट द कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। समझ में आया? नेक्स्ट है, विजन स्पेसिफाई कंपनी अबाउट इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। Vision statement, vision specifies about company's intention and capabilities to adopt new technology. एलॉन मस्क का हमने केस स्टडी देखा, हमने उसका विजन स्टेटमेंट देखा। तुमको क्या लगता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना चाहता है या टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ के, मतलब टेक्नोलॉजी उसको मैटर नहीं करती है? व्हाट डू यू थिंक कि इलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है जो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता है या आउटडेटेड बनता है? क्या चंद्रकला? इलॉन मस्क आउटडेटेड है, वो फ्यूचर से भी आगे चला गया। वो उसके लिए टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं देयर आर 2 कंपनी। समझो, एक बाटा है, तुम्हें पता है बाटा के शूज बहुत खराब, अजीब से टैकी से रहते हैं। वो टेक्नोलॉजी के साथ, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रेंड के साथ चेंज नहीं किया उसने खुद को।
लेकिन अगर तुम वही रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हो, खादिम्स भी बकवास है। मेट्रो के अंदर जाते हो, मेट्रो भी है, तुमको मालूम है, मोची, मेट्रो, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तुम इनके अंदर जाओगे तो तुम्हें ट्रेंडी फुटवेयर्स मिलेंगे। इससे क्या पता चलता है, टेक्नोलॉजी का एडेप्शन कर रहे हैं। तो तुम एलोन मस्क का जब विजन स्टेटमेंट देखोगे ना, उससे पता चलेगा तुम्हें कि कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ आगे जा रही है या नहीं जा रही है। बाटा का अगर अपन स्टेटमेंट विजन देखेंगे तो शायद उसके अंदर कुछ बस ऐसे ही रहेगा कि कस्टमर को एक अच्छा फुटवेयर दे रहा, वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। तो तेरा विजन स्टेटमेंट पढ़ के भी पता चल जाएगा दैट वी आर गोइंग टू गो विद द टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है विशाल? लास्ट है, विजन ऑल्सो स्पेसिफाई मैनेजमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स कस्टमर एंड सोसाइटी। सोसाइटी और कस्टमर के प्रति हमारी क्या स्ट्रेटजी है, हम क्या सोचते हैं, वो भी पता चलता है। भाई ये रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहता है, किसके लिए लाना चाहते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज? सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए। एक विजन स्टेटमेंट से इतनी चीजें पता चलती है। वापस से बोलेंगे, पहला, इट शोज द पिक्चर ऑफ व्हाट द कंपनी वांट टू बी एंड व्हाट दे वांट टू अचीव। दूसरा, इट शोज द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। तीसरा, इट गिव्स द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। चौथा, it indicates the management, it indicates the company which the management is trying to create। एक ऐसी कंपनी जो मैनेजमेंट बनाना चाहता है, वो पता चलेगा तुम्हें। इलॉन मस्क के विजन स्टेटमेंट से पता चलेगा कि ये कुछ भारी वाला काम करने वाला है, ये कुरकुरे समोसे तलने नहीं वाला है, ऐसा कुछ भारी पता चलता है। सेकंड लास्ट है, इट टेल्स अबाउट द इंटेंशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई तू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा या नहीं, ये यहां से पता चलता है। एंड लास्ट इज, it tells us about the policy towards customer and society। अब इसको याद कैसे करना, थोड़ा अजीब है इसको याद करने का तरीका। मैंने, लिखते जाओ नहीं तो और अजीब लगेगा मुझको। मैंने एक पिक्चर देखी, मैंने एक पिक्चर देखी, लिखो वसुंधरा, मैंने एक पिक्चर देखी। उसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट रोड से डिजायर कार में कस्टमर और सोसाइटी के पास जा रहे थे। मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें मैनेजमेंट रोड से, मैंने एक पिक्चर देखी जिसके अंदर एम्प्लॉय, इमेजिन करो, इमेजिन करना चालू, पहले लिख लो फिर इमेजिन करते अपन इसको। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मयूरेश तुमसे। मयूरेश, दो कंपनी है, एक कंपनी ऐसी है जो बोलती है वी वांट टू ब्रिंग द रिवोल्यूशनरी चेंज इन द वर्ल्ड, इस कंपनी में काम करना पसंद करोगे, या एक ऐसी कंपनी में जो बोलेगे हाँ देखते चेंज हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो देखते हैं अपन, कुछ हुआ तो देख लेंगे। कहां पे काम करने की कोशिश करेगा तू? रिवॉल्यूशनरी। ये कहां से पता चलता है? इनके विजन स्टेटमेंट से। तो एम्प्लॉइज भी कब मोटिवेटेड रहता है? जब स्ट्रॉन्ग विजन स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। तो एक यहां पे वर्ड अंडरलाइन करना, मोटिवेट द एम्प्लॉय, मोटिवेट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बहुत भारी मोटिवेटेड हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो, मैंने एक पिक्चर देखी, उसमें तुम आंखें बंद करो रे, मेरे को हंसी आती है नहीं तो, अरे करो बंद आंखें। मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें, इमेजिन करो, एक कार है और वो कार है डिजायर। मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब कोई भी मैनेजमेंट का बंदा, वो एक पिक्चर के अंदर रोड पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डिजायर कार में जा रहे थे। मैंने पूछा कहां जा रहे थे? सोसाइटी और कस्टमर की तरफ। अब इसमें से कौन कौन से पॉइंट कवर होते हैं? पिक्चर से पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है, कौन सा? इट टेल्स अस अबाउट द पिक्चर ऑफ व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, एम्प्लॉय से एक पॉइंट मिलता है, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। विजन, गुड विजन स्टेटमेंट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय।
मैनेजमेंट से एक और पॉइंट था, द कंपनी विच मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, एक ऐसी कंपनी जो मैनेजमेंट के बारे में बताया था, ठीक है, मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। रोड से एक और वर्ड आ रहा है, रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। लास्ट है कस्टमर एंड सोसाइटी। यहां देखो, विजन ऑल्सो स्पेसिफाई मैनेजमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर एंड सोसाइटी, पॉलिसी टुवर्ड कस्टमर एंड सोसाइटी। एक पॉइंट तुम अब कहीं से भी डाल दो इसके अंदर, टेक्नोलॉजी वाला। कहां डाल सकते हैं अपन टेक्नोलॉजी, कहीं डाल सकते हैं स्टोरी के अंदर? नहीं। मैंने एक रजनीकांत की पिक्चर देखी, रजनीकांत की रोबोट पिक्चर देखी। रोबोट में क्या है, टेक्नोलॉजी। ऐसे याद करता था मैं सारी चीजें ऐसी याद करता। अब तुम्हें ये पूरी स्टोरी याद हो जाएगी विजन में। मैंने एक रजनीकांत की पिक्चर देखी, उसके अंदर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट रोड से डिजायर कार में कस्टमर और सोसाइटी की तरफ जा रहे थे। रजनीकांत, टेक्नोलॉजी मतलब एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। पिक्चर, ये वाला पहला पॉइंट, एम्प्लॉय मोटिवेट्स एम्प्लॉय, मैनेजमेंट द कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, रोड मैप डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, कस्टमर और सोसाइटी। अब जरा इमेजिन करो रजनीकांत की पिक्चर, तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि ये स्टोरी कर लेना, अब ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। अब ये सब राम कहानी छोड़ के ना इंस्टीट्यूट ने ये छोटू सा क्वेश्चन पूछ लिया, सब छोड़ दिया हमने, इतना सब लर्न किया और इंस्टीट्यूट ने जून 18 में ये क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? स्ट्रेटेजिक विजन स्पेसिफाइज प्राइमरी 3 एलिमेंट। स्ट्रेटेजिक विजन के 3 एलिमेंट होते हैं, विजन के 3 एलिमेंट। विजन के अंदर क्या आता था, वापस मुझे बताओ, विजन के अंदर क्या आता था? मिशन। इसमें मिशन के बारे में बोला है। स्ट्रेटेजी के 3 एलिमेंट बताओ। पहला एलिमेंट है इसका फॉर्मिंग द मिशन स्टेटमेंट, दूसरा है चूजिंग द पाथ एंड तीसरा है कम्युनिकेटिंग। एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाना है तेरे को तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तेरे को मिशन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है सर? तेरे को रेवोल्यूशनरी चेंज लाना है ना, तो कैसे करेगा वो बता अपने मिशन स्टेटमेंट में। आई विल गो इन कम्युनिकेशन, आई विल गो इन स्पेस ट्रैवल, आई विल मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल। मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर। मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने के बाद तू वेरियस ऑल्टरनेटिव चूज कर, लॉन्ग टर्म पाथ चूज कर, एंड लास्ट है सबको बता दे दुनिया को, कम्युनिकेट दिस। अब पढ़ते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए। स्ट्रेटेजिक विजन स्पेसिफाइज प्राइमरी 3 एलिमेंट्स। कौन सा? पहला है फॉर्मिंग मिशन स्टेटमेंट, अंडरलाइन करना, फॉर्मिंग मिशन स्टेटमेंट, फॉर्मिंग मिशन स्टेटमेंट। Forming a mission statement that define what business the company presently is in and who we are and where we are now. मिशन स्टेटमेंट से बेसिकली तुमको क्या पता चलता है? मिशन अपना आगे पार्ट आने वाला है, वो पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बेसिकली मिशन स्टेटमेंट विल टेल यू द रीजन ऑफ योर कंपनीज एग्जिस्टेंस। मिशन स्टेटमेंट बताता है कि तुम्हारी कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों है। अगर अपन रिलायंस जियो का मिशन पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा रिलायंस जियो इतना काम क्यों कर रहा है। तो मिशन स्टेटमेंट, मिशन किसके लिए काम करता है? मिशन विजन के लिए काम करता है। तो विजन बनाया, विजन अपन ने सोचा, उसके लिए मिशन बनेंगे, और मिशन से पता चलता है कि ये कंपनी ये सारी चीजें क्यों कर रही है। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, व्हाट वी आर, हम क्या हैं, ये बताता है। विजन क्या बताता है? वेयर वी वांट टू गो। विजन बताता है हमें पहुंचना कहां पर है, और ये मिशन स्टेटमेंट क्या बताता है? वेयर वी आर, कौन है हम, व्हाट इज आवर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो पहला है इसके अंदर फॉर्मिंग द मिशन स्टेटमेंट। दूसरा यूजिंग मिशन स्टेटमेंट, ऊपर जो तुमने मिशन स्टेटमेंट बनाया ना, उसको यूज करके लॉन्ग टर्म पाथ डिजाइन कर लो।
और तीसरा है कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक विजन इन क्लियर एंड कम्युनिकेटेड एंड कमिटेड टर्म्स। मतलब फैंसी सा एक मिशन स्टेटमेंट बनाना हमारा कभी इंटेंशन ही नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं वो बताता है। तो अब अपन इसको डिटेल में वापस से समझते हैं। स्ट्रेटेजिक विजन के 3 एलिमेंट। पहला है फॉर्मिंग द स्ट्रेटेजिक मिशन। स्ट्रेटेजिक मिशन के अंदर क्या रहता है? हु वी आर, हम कौन है ये पता चलता है, एंड वेयर वी आर नाउ। मिशन क्या बताता है? हम कौन है और हम कहां हैं। और विजन क्या बोलता है? वेयर वी वांट टू बी, हमें कहां पे पहुंचना है। अभी देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर क्या था? पहला पॉइंट वेयर वी आर मिशन, वेयर वी वांट टू बी विजन। कहां पर है मिशन बताएगा, कहां जाना है विजन बताएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? फॉर्मिंग। पहले तो तुम मिशन स्टेटमेंट बनाओ, विजन पूरा करना है ना, विजन पूरा करने की नेक्स्ट स्टेप क्या है? मिशन बनाओ। फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक मिशन, दिस विल टेल यू अबाउट हु वी आर एंड वेयर वी आर। हम कहां हैं, हम कहां हैं और हम कौन है ये पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट में क्या रहेगा? सेकेंड पॉइंट में यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ऊपर जो तुमने मिशन स्टेटमेंट बनाया ना उसको लेके लॉन्ग टर्म पाथ चूज करो। तुम कौन हो ये पता करने के बाद पाथ चूज करो। मींस वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी आर गोइंग, हम किधर जा रहे हैं ये बता दो। हम किधर जा रहे हैं? वैसे हम किधर जा रहे हैं? हम विजन की तरफ जा रहे हैं। मैं आज यहां पे हूं, मुझे मेरे विजन तक पहुंचना है। विजन तक पहुंचने के लिए 3 एलिमेंट बन गए। पहला एलिमेंट, पहले तो तू भाई मिशन स्टेटमेंट बना जिससे पता चलेगा हु यू आर एंड वेयर यू वांट टू, हु क्या बोला था, हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, हम कौन है और हम अभी कहां पर हैं। बाद में क्या करना है? ऊपर के मिशन स्टेटमेंट को यूज करके लॉन्ग टर्म पाथ बना दे। हमें पहुंचना है विजन तक, विजन तक पहुंचने के लिए पहले स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट के बाद हमने पाथ बना दिया, और एंड में पाथ सबको बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया इन कमिटेड टर्म्स। समझ में आया? एक बार बिना देखे देखो होता है क्या? फॉर्मिंग अ मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट विल टेल यू अबाउट हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। नेक्स्ट, यूजिंग दिस मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट को यूज करके क्या करोगे तुम? वी विल मेक द लॉन्ग टर्म पाथ ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस, अवेलेबल चॉइसेस। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक अ पाथ वेयर वी आर गोइंग। लास्ट है फाइनली कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटजी विजन इन क्लियर एंड कमिटेड टर्म। पहले तो तू स्टेटमेंट बना, बाद में तू लॉन्ग टर्म पाथ सिलेक्ट कर और पूरी दुनिया को कम्युनिकेट कर दे कि मैं ये करने वाला हूं। मेरा विजन है रेवोल्यूशनरी चेंज लाना, मैं टेस्ला लेकर आ रहा हूं, पूरी दुनिया को बता दिया मैं टेस्ला ले आया। समझ में आया? ये छोटा सा पार्ट पढ़ लेते फिर मैं तुमको ब्रेक देता हूं। हाँ ब्रेक, वापस आना है तुम लोगों को। सर नहीं, अरे बैठो रे, संडे है, चाय पी कर आएंगे अपन सब लोग साथ में। बेनिफिट ऑफ हैविंग गुड विजन, विजन का बेनिफिट क्या होता है? पहला बताने से पहले मेरे को वापस से 3 एलिमेंट बताओ तो तुम भूल गए, बताओ 3 एलिमेंट। फॉर्मिंग अ मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट क्या बताएगा? हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। बाद में फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बनाया उससे लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव, जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म पाथ बना लोगे तुम, विच विल टेल वेयर वी आर गोइंग। पाथ बनाने से क्या होगा? लोगों को पता चलेगा वेयर वी आर गोइंग। लास्ट में क्या करोगे तुम? लोगों के सामने कम्युनिकेट कर दोगे इन कमिटेड टर्म्स। कमिटेड टर्म्स से मतलब, कमिटेड मतलब क्या होता है? हाँ मतलब डेडिकेटेड, कमिटेड, डेडिकेटेड बंदे की तरह। हाँ आजकल ना कुछ वर्ड स्पेसिफिकली असाइन हो गए चीजों को, कमिटेड बोला कि लोग वही सोचते हैं। वी कैन बी कमिटेड टूवर्ड स्टडीज ऑल्सो। मैं तो स्टडीज की बात कर रहा था, तुम पता नहीं क्या बोल रहे थे। ओके, बेनिफिट ऑफ दिस विजन, एमसीक्यू बन सकता है, किसने दिया? अब इसका नाम तुम पढ़ो, क्या है, किसने दिया ये नाम? सॉरी, बेनिफिट किसने बताया विजन के? पारिक एंड न्यूबियर दिए। आओ, ऐसा अजीब सा नाम था, याद रख लेना तुम, क्या करना है।
ऐसा सुनो ना, एलॉन मस्क का अपन ने ना विजन स्टेटमेंट सुना नहीं है, एग्जैक्टली देखा नहीं, पर उसको करना क्या है समझो। उसका विजन स्टेटमेंट है टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द ह्यूमन एरा। सुन के कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा भारी लग रहा है? हाँ, साउथ डायलॉग नहीं, कैसा लग रहा है बताओ ना ऑनेस्टली इसको सुन के। टू ब्रिंग द रेवोल्यूशनरी चेंज इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ऐसा किसी ने बोल दिया स्टेटमेंट, सुन के कैसा लगता है? इंस्पायरिंग लग रहा है, थोड़ा सा इंस्पायरिंग लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? वसुंधरा को कोई फर्क नहीं, उसको अपनी जॉब का टेंशन। वसुंधरा तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाएगी, बताओ कैसा लगा सुन के? मजा नहीं आया? पिंक कलर का दिखाओ। अरे स्टेटमेंट का मैं कलर चेंज नहीं कर सकता लड़की, पिंक कलर का स्टेटमेंट कैसे दिखाऊं? स्कूटी पिंक कलर की चाहिए, कपड़े पिंक कलर के चाहिए, विजन स्टेटमेंट कैसे पिंक कलर का दिखाऊं? सर नहीं अच्छा लगा, अब ब्लैक कलर है वो। रुक जाओ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूं। अब बोलो वसुंधरा कैसा लगा? ये अच्छा खराब तुम बता दो। अच्छा लगा ना? ठीक है, अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि पहला पॉइंट नहीं समझ पाएंगे अगर अच्छा नहीं लगा तुम्हें तो। विजन स्टेटमेंट, अ गुड विजन इज इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग मतलब द थिंग विच मेक्स यू हैप्पी। मतलब अच्छा विजन स्टेटमेंट सुन के 2 रोटी ज्यादा खाई जाएगी, ऐसा होता है एलॉन मस्क के साथ। तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। अब लोग क्या है, किसी किसी कंपनी से, किसी किसी इंसान से बहुत इंस्पायर रहते हैं, क्योंकि उसका विजन बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वो इंसान, वो जो फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी तुम्हें इंस्पायर नहीं करती है, बेसिकली जो इंस्पायर करता है उसका विजन करता है। समझ में? अ गुड विजन स्टेटमेंट कैन बी, गुड विजन स्टेटमेंट्स आर इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग मतलब क्या होता है? वन थिंग विच मेक्स यू हैप्पी, और थिंग्स विच मेक यू हैप्पी। चंद्रकला इमेजिन करो, इमेजिन करो अपने सपने के राजकुमार के बारे में जो तुमने सोचा था, सफेद घोड़े पे काले कपड़े पहनकर आएगा। इमेजिन किया था ना तुमने? हाँ मैंने किया था। राजस्थान के वो उदयपुर के लेक पैलेस के अंदर शादी होने वाली है तुम्हारी। इमेजिन करने दो, इमेजिन करने में क्या है? कैसा लग रहा है? ये विजन है तुम्हारा, इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, एक्सिलेटिंग भी, हैप्पी भी बना रहे तुमको। तो इनके लिए वो है, अपने लिए एलॉन मस्क रख लेते हैं अपन। क्या तुम भी सपने की लड़की जो स्कूटी पर बैठकर आ रही है, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, तुम उससे लिफ्ट ले रहे हो, या उसकी गाड़ी, तुम लोगों की फैंटेसी ना उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं गाड़ी पे ले जाऊं उसको, नहीं क्या? नहीं? हाँ या नहीं बोलो। विशाल कभी सोचा तूने, मन में तेरे ख्याल आया होगा कि एक खूबसूरत सी लड़की, उसकी गाड़ी खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, सुनसान रास्ता है, तू वहां से जा रहा है, वो तेरे से लिफ्ट मांगे, तू लिफ्ट दे दे उसको। वो बोला मैं क्या चल रहा है सर, ये क्या चल रहा है, बता कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगा, शर्मा क्यों रहा है? अच्छा लगेगा, सीधी बात है। इसी तरीके से विजन भी बहुत इंस्पायरिंग रहते हैं। इसी चक्कर में रोज रात को गाड़ियों के चक्कर काटता रहता है, वहां पे सुनसान रास्तों पर जाता है। तो विजन, ये उसका विजन है जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गया और एक्सिलेट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 वर्ड याद रखना, इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। विजन रिप्रेजेंट अ डिसकंटिन्यूटी, अ स्टेप फंक्शन एंड अ जंप अहेड। ये पॉइंट समझो, क्या बोला है? विजन रिप्रेजेंट अ डिसकंटिन्यूटी, अ स्टेप फंक्शन एंड अ जंप अहेड सो दैट द कंपनी नो व्हाट इट इज टू बी। क्या है ये? विजन को डिसकंटिन्यूटी, स्टेप फंक्शन एंड जंप अहेड चाहिए रहता है। रोड पे सिग्नल देखा है, रेड, रेड के बाद क्या आता है? येलो, येलो के बाद ग्रीन, नहीं, ग्रीन येलो रेड, ऐसा होता है। और उसका क्या रहता है? थांबा, पहा, जा, ऐसा कुछ रहता है। उसी तरीके से बोला, रुक, तैयार हो और जंप ले अपने विजन को पूरा करने के लिए। डिसकंटिन्यूटी, स्टेप फंक्शन एंड जंप अहेड। अपने कैसे रहते सिग्नल? अपने सिग्नल रहते हैं, मामा दिख रहा है, रुकने का। सारे सिग्नल रेड है, मामा दिख गया तो, क्योंकि लाइसेंस नहीं अपने पास, मामा नहीं है, सारे सिग्नल ग्रीन है। ऑरेंज,
ऑरेंज मतलब क्या रहता है? ऑरेंज का मतलब लिटरल मीनिंग क्या रहता है? रुको, मतलब तुम्हारा ग्रीन होने नहीं, रुक जाओ। अपने ऑरेंज का मतलब क्या रहता है? स्पीड में निकाल जल्दी से, रेड होने वाला है। अपने सारे सिग्नल के मीनिंग अलग है। सबसे बड़ा तो भाई ट्रैफिक पुलिस दिख गया तो रेड सिग्नल है भाई, ग्रीन भी रहता है ना तो भी अपन नहीं हिलते, मालूम है, कुछ हमारी शक्ल देख के ही पकड़ लेता है। मेरा तो नसीब ही खराब है, जब मेरे पास सब लाइसेंस वाइसेंस सब रहता है ना तो भी चालान कटता है, बोलते हैं नंबर प्लेट के नंबर नहीं दिख रहा। अब क्या बोलने का उसको? तो मामा दिखा, मेरे लिए रेड लाइट है, रोड पे कोई नहीं दिख रहा, इधर उधर ग्रीन लाइट। और ऑरेंज मतलब क्या होता है? जल्दी भगा, रेड होने वाला है। तो यहां पर भी विजन से क्या पता चलता है? डिसकंटिन्यूटी, स्टेप फंक्शन एंड जंप अहेड। तीसरा, विजन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस। हमारा विजन है, हमारी क्लास का विजन है वर्ल्ड को बेस्ट क्लास फूड प्रोवाइड करना, हमारा विजन है बेस्ट क्लास फूड। कैसे करेंगे ये पता नहीं, पर एक चीज पता चल गई कि हम सब आपस में भी खाने की ही बात करने वाले हैं। वसुंधरा, आलू की बात करने वाले हैं आज हम। इससे क्या होगा? कॉमन आइडेंटिटी रहेगी, हम सब एक सोच के रहेंगे, कॉमन शेयर्ड रहेगा आइडेंटिटी हमारी। डिड यू गेट दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझा? विजन ने, तुम्हारे विजन के साथ जो जो लोग जुड़ जाते हैं ना, बेसिकली सब सेम आइडेंटिटी शेयर करते हैं, सबका माइंडसेट सेम रहता है। गुड विजन्स आर कॉम्पिटिटिव, ओरिजिनल एंड यूनिक। बहुत सही पॉइंट बोला इन्होंने, बोला अच्छा विजन ना कभी भी कॉम्पिटिटिव रहता है, मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हो उससे। ओरिजिनल और यूनिक रहता है, खुद का और इनोवेटिव रहता है। किसी की भी कोई चीज कॉपी करके वापस नहीं बन सकती। सेकंड स्टीव जॉब नहीं बन, सेकंड एप्पल नहीं बन सकता, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन सकता, सेकंड टेस्ला नहीं बन सकता, सेकंड स्पेसएक्स नहीं बन सकता। तो गुड विजन कभी भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? तुम कंपटीशन लड़ सकते हो, ऐसा नहीं सामने वाला है उसको काट के मार दिया, नहीं, यू कैन सर्वाइव इन कंपटीशन। यूनिक होना चाहिए और तुम्हारा ओरिजिनल होना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, गुड विजन फोस्टर रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये पॉइंट तुम एलोन मस्क से डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। उसके विजन के लिए वो 1000 एक्सपेरिमेंट भी करेगा, 1000 बार रिस्क भी लेगा। विजन इज ऑलवेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एलोन मस्क के पास पैसा तो था, लेकिन उसको और कुछ फ्यूचर के लिए करना था, इसलिए उसका लॉन्ग टर्म प्लान था। लास्ट इज इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रिटी। इट रिप्रेजेंट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ यूनिटी। पर यहां पर उनका मतलब एक अच्छा विजनरी स्टेटमेंट ना यूनिटी लाता है, लेकिन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है, लेकिन लोगों के लिए। तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है, इट इंश्योर्स, इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रिटी। एक बार वापस से पॉइंट्स देख लेते हैं, शायद समझ में आ जाए हमको शायद। पहला है अ गुड विजन इज इंस्पायरिंग। बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं हम, इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। विजन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स डिसकंटिन्यूटी, स्टेप फंक्शन एंड जंप अहेड। नेक्स्ट है शेयर्ड आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी। मतलब गुड विजन, गुड एंड कम्युनिकेटेड। विजन स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कम्युनिकेट ही नहीं करा तो लोग अपने अपने हिसाब से काम करना चालू करेंगे। A good vision helps in creation of common identity and shared sense of purpose. That means अगर मेरी कंपनी है टेस्ला, तो मैं ऐसे ही लोगों को रखना चाहूंगा जो टेक्नोलॉजी के साथ मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये कॉमन आइडेंटिटी, सबके दिमाग में एक ही चीज चलेगी, कॉमन आइडेंटिटी। नेक्स्ट है गुड विजन्स आर कॉम्पिटिटिव, ओरिजिनल एंड यूनिक। गुड विजन स्टेटमेंट आर ऑलवेज कॉम्पिटिटिव, यूनिक एंड ओरिजिनल। नेक्स्ट है गुड विजन्स फॉस्टर्स रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब यू जनरली, बिकॉज ऑफ योर गुड विजन, यू जनरली टेक रिस्क एंड डू एक्सपेरिमेंट। कई बार तुमने देखा होगा लाइफ में इंसान सब कुछ खो देता है अपना, फिर भी बाउंस बैक करता है। क्यों? क्योंकि उसका एक विजन रहता है। कभी भी कुछ लोग सब कुछ खो देने के बाद हार मान जाते हैं, क्योंकि उनका विजन ही कभी स्ट्रांग नहीं रहता, वो सिर्फ फ्लो के साथ चल रहे रहते हैं। गुड विजन फॉस्टर लॉन्ग टर्म थिंकिंग। गुड विजन इज ऑलवेज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से लिंकेज नहीं है भाई उसका। एंड लास्ट, गुड विजन रिप्रेजेंट्स इंटीग्रिटी। कितने पॉइंट याद होते हैं बिना देखे? एक बार बताना, जरा सोचो। पहला वाला इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, दूसरा डिसकंटिन्यूटी, स्टेप फंक्शन, जंप अहेड, कॉमन आइडेंटिटी। यस, कॉमन आइडेंटिटी आती है। और
इट इज कॉम्पिटिटिव, यूनिक एंड ओरिजिनल, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट, रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल, और लास्ट है इंटीग्रिटी। जितने पॉइंट्स आ रहे बिना देखे लिखो, कितने आते हैं तुमको, वापस नोटबुक के अंदर लिखो। बेनिफिट ऑफ विजन, बेनिफिट ऑफ विजन। अब तुमको पॉइंट क्या याद है, इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। तुम इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो, अ गुड विजन स्टेटमेंट इज इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और 7 के 7 पॉइंट लिखने के लिए कामयाब रह गए तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स योर ग्रास्पिंग स्किल बहुत हाई है। कितने लिख पाए मयूरेश अब तक? 5। तूने कितने लिखे? 5 5 5। चंद्रकला, विशाल 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 1, विशाल 5, हाँ 6, शाबाश। 4, सोच जरा, दिमाग को जोड़ा। 5। इतना बड़ा नाम चंद्रकला, कुछ और नाम नहीं बुलाते क्या तुमको? सीके, केसी, हमारा केसी सर है, करण चंदवानी। तो अभी तुम्हारा तुम्हारा कोई नाम नहीं रखा ऐसा क्या? सीके, सीके ही बोलना सही है, इतना बड़ा नाम कौन देगा? मेरी इंटर की जो दूसरी बैच थी उसमें तो लोगों के अजीब अजीब नाम रखे, मैं ही रखता हूँ। एक छोटी सी दिखती है, उसको जादू बोलता हूँ। एक बेचारी कचरा उठा रही थी नीचे से, क्लास साफ कर रही थी, उससे गंदा गंदा, कचरे वाली बोलता हूँ उसको। उनके नाम बड़े अजीब है। एक आशिक है, उसको सिर्फ आशिक ही बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा लड़कियों से बातें करता है तो उसका नाम आशिक रख दिया गया है। एक का नाम रहमतुल्ला उमरानी है तो उसको आरटी बोल दिया। चलो ठीक है, आरटी। कितने तक पहुंचे? हाँ, 2 देख के लिखे, नालायक लड़की। रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल, कंपनी क्या? कॉम्पिटिटिव। कि कोई आया 6 तक पहुंचा, एक ही बंदा पहुंचा 6 तक। तुम कहां तक पहुंची सीखे? 5। हाँ, लॉन्ग टर्म, बस याद आ रहा है। हाँ, अ गुड विजन स्टेटमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। खत्म, अरे पॉइंट लिखना चालू कर दो, बस लॉन्ग टर्म क्या, बस थिंकिंग है उसके आगे, लेकिन इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कुछ वर्ड नहीं आया ना, भारी वर्ड लिख देना, पर्सपेक्टिव लिख देने का। अभी तुमको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड फिलर्स की तरह यूज करने, कहाँ कहाँ स्ट्रेटेजी वर्ड डालना, कहाँ पर्सपेक्टिव डालना, कहाँ स्ट्रेंथ वीकनेस डाल देना, बताऊंगा धीरे धीरे। वसुंधरा बोलो, 6 कौन से 5 पॉइंट पढ़े तुमने? इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, ये तो सबने लिखा होगा। हाँ, दूसरा
लॉन्ग टर्म थिंकिंग लिखा? लॉन्ग टर्म थिंकिंग किसने नहीं लिखा? कोई था ऐसा? तो अपन करेक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आ गया, आ गया, याद रखना। हाँ, अगला कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड आइडेंटिटी, हाँ, डिसकंटिन्यूटी, स्टेप फंक्शन एंड जंप अहेड, और कॉम्पिटिटिव, ओरिजिनल एंड यूनिक, ये लिखा। 5 हो गए तुम्हारे। अब इसके 5 में से किसी का कोई मिसिंग था क्या? कवर हुआ छठा। अच्छा, और कौन सा बचा है अभी? इंटीग्रिटी वाला पॉइंट मेरे ख्याल से सब भूले, इंटीग्रिटी लिख दिया। और कौन सा बचा है? रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल। कर लेंगे इसको, रिवाइज रिकैप कर लेंगे। बुक में मत देखना, मुझको बताओ, ये पहला स्टेटमेंट से पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है वहां पे? मयूरेश पढ़ ये वाला। टू एवरी एथलीट, टू एवर लिखा है क्या? इंस्पिरेशन टू एवरी होना चाहिए, एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जिस भी कंपनी का, जिस भी बंदे का विजन है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो करने क्या वाला है, पर उसको एथलीट्स के लिए कुछ करना है, ये समझ में आ रहा है। ये नाइकी का स्टेटमेंट है। दूसरा पढ़ते हैं, टू मेक लंदन द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन को सेफेस्ट सिटी बनाना है, ये इसका विजन है। कैसे करेगा? क्राइम रेट कम करके, गोलियां बारूद बंदूक सबको देके करेगा। कैसे करेगा ये नहीं बताया, ये विजन है स्कॉटलैंड यार्ड का। स्कॉटलैंड यार्ड वहां पे एक डिपार्टमेंट है जो सेफ्टी सर्विसेज देती है। नेक्स्ट, डेडिकेटेड टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरी हाउस होल्ड, सबको हम अच्छा आरोग्य देंगे, ये इसका मोटो है, ये इसका विजन है। कैसे करेगा? ये डाबर का है। डाबर क्या देता है? टूथपेस्ट देता है, ऑयल देता है, खाने की चीजें देता है, बहुत सारी चीजें देता है। तो बेसिकली हेल्थ केयर का ध्यान दे रहा है वो तुम्हारा। लास्ट है, टू बी अ ग्लोबली रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेशन दैट प्रोवाइड बेस्ट ऑफ ब्रीड बिजनेस सॉल्यूशन, लेवरेज टेक्नोलॉजी, डिलीवर्ड बेस्ट इन क्लास पीपल। बेस्ट लोगों को बेस्ट चीज बेस्ट टाइम पर दूंगा। अब ये बेस्ट लोग कौन है नहीं बताया, बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट टाइम क्या है नहीं बताया, पर सब बेस्ट रहेगा मेरा। ये है अपना इन्फोसिस। समझ में आया? विजन, विजन के बारे में अपने को क्या याद आता है? विजन स्टेटमेंट के बारे में बोलते थे। विजन, मैंने रजनीकांत की एक पिक्चर देखी जिसके अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रोड से डिजायर कार में सोसाइटी और कस्टमर की तरफ जा रहे थे। 3 एलिमेंट थे, जिसमें पहला अपने को मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता था, दूसरे में क्या करते थे अपन? मिशन स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेट मिशन, यूजिंग द अबव मिशन स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म पाथ या ऑल्टरनेटिव चूज करते थे, और तीसरे में पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर देते थे। और यहां पे हमको ऊपर के 6 पॉइंट 7 पॉइंट याद हो गए। बेनिफिट ऑफ मिशन, पहला इट इज इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, दूसरा इट रिप्रेजेंट डिसकंटिन्यूटी, स्टेप फंक्शन एंड जंप अहेड, तीसरा शेयर्ड आइडेंटिटी या कॉमन आइडेंटिटी, हाँ, vision statement or a vision should be competitive, unique and original. It is vision statement is for long term thinking. Vision statement fosters risk taking and experiments, represent integrity. ठीक है, यहां तक याद हुआ? चलो ब्रेक।